आज है मेरे साथ MS चौहान सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी जेई के लिए पढ़ते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि आपको इनका नाम ना पता हो। इनका फुल नेम है महेंद्र सिंह चौहान फ्रॉम इंडिया। सर के साथ आज हम एक पॉडकास्ट करने वाले हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, टीचर्स के लिए इंस्पिरेशनल होने वाला है। इसमें हम सर की लाइफ एज एन ऑथर, एज एन एथलीट, एज अ फादर, एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्रोफेशनल वो जानेंगे, और इस किताब को इन्होंने कैसे लिखा ये भी जानेंगे। कामयाब बुक लिखना एक बहुत मुश्किल काम है। सर आपको पता है इस बुक की खासियत क्या है? जी। क्या आजकल कोई बुक निकालते हैं जैसे, तो क्या होता है, पहले लोग मशहूर होते हैं, फिर बुक निकालते हैं। अच्छा। तो क्या होता है, जनरली वो कुछ भी निकालते हैं तो स्टार्टिंग में चल जाती है वो, और क्या लोगों को पता चलता है वो उतनी खास नहीं थी, क्योंकि ना उनका ध्यान उस चीज़ पे, बुक पे कम होता है। किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहे, वैसे नेचुरल टेंडेंसी रहती है, ठीक है। तो बुक पे कम रहता है। तो बुक स्टार्टिंग में बहुत चलती है, फिर वो डाई हो जाती है। पर ये बुक जो है, ये आप 19वां एडिशन निकाल रहे हैं इसका, और हर साल ये बुक बढ़ती जा रही है, बेहतर ही होती जा रही है। तो ये होता है क्वालिटी प्रोडक्ट। और इसमें मतलब मैं आपको बताऊं, मैं भी जब अपने टाइम पे पढ़ता रहा 14-15 के आसपास, 2014, तो तब ये किताब टीचर ही रेकमेंड करते थे। मेरे ख्याल आज भी टीचर ही रेकमेंड करते हैं। कुछ आइस ब्रेकर सवालों से शुरू करते हैं सर। बिल्कुल। आपके कितने भाई बहन हैं? एक भाई और है मेरा। आपका घर जो है, जो होम टाउन है, वो कहाँ है? जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान जी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, ओके। और आप कोटा किस साल में आए थे? 2004 जनवरी। अच्छा, आपने अपनी करियर की शुरुआत कौन से शहर में की थी? मैंने दिल्ली से। दिल्ली से की थी? दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली फिटजी में। फिटजी में? कालू सराय? कालू सराय में। क्या बात है। तो कौन सा साल था सर ये? 2001 में। अच्छा, तब मैं 2 साल का था। हाँ। समझ गए। तो तब आपने अपना करियर शुरू किया था। तो सर जैसे यहाँ पे कोटा में होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फैकल्टी, हाँ, लेकिन जो दिल्ली में होता है केमिस्ट्री की फैकल्टी। तो क्या शुरुआत में फिजिकल इनऑर्गेनिक सब पढ़ाते? हाँ, सब पढ़ाता था शुरू में। फिटजी में तो सभी पढ़ाना पड़ता है, सभी पढ़ाते थे वो। तो जब एक्चुअल में क्या है कि मैं एक रिक्रूटमेंट आया था फिटजी का, जिसमें लिखा था कि यू कैन अर्न अप टू 1 करोड़ रुपीज़, ऐसा कुछ था। तो मेरे को क्या फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल था मेरा, तो मुझे लगा यार पैसे मतलब जल्दी बन जाएंगे वहाँ पे। तो वो ऐड मेरे को बहुत इम्प्रेस किया, और फिर उसमें लिखा था कि आने जाने का रेंट, मतलब बस का, ट्रेन का किराया भी देंगे, और साथ में आपको ठहरने की फैसिलिटी भी देंगे। तो मैंने सोचा यार आने जाने किराया भी लग रहा है, और मतलब वहाँ ठहरने में होटल भी मिल रही है, तो पैसा तो लग ही नहीं रहा है अपना, तो अपन चलते हैं और 1 करोड़ रुपए का भी प्रोग्राम हो सकता है। तो मैं वहाँ चला गया एग्ज़ाम देने। तो एग्ज़ाम देने के तो वहाँ पे वो फॉर्म भरवा रहे थे कि भाई आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे। मेरा को डिसाइडेड नहीं था। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो मुझे पहले लगा मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा यार, मेरे को ऐसा लगता था कि मैथ्स में ठीक ठाक हूँ। फिर जैसे जैसे पास गया ना, तो मुझे लगा यार जमेगा नहीं यार, केमिकल इंजीनियरिंग मैथ्स तो बैठेगा ही नहीं। तो मैंने उसको बोला मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। कि अच्छा ठीक है, आप केमिस्ट्री पढ़ाओ। क्या उम्र थी तब आपकी? मैं 77 बॉर्न हूँ, तो तब मैं 24 ईयर का था। अच्छा, तब मेरे जितने थे तकरीबन। हाँ। क्या तब आपने फिटजी में पढ़ाना चालू किया? फिर हाँ, वहाँ फिटजी में मेरे को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली। वहाँ पे क्या 2 मिनट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था, उसमें सीनियर लोग आके पढ़ाते थे, जैसे RK बंदोपाध्याय हैं, और RK चौधरी सर, मंडल सर, विनोद अग्रवाल सर, बहुत सीनियर अच्छे। वो जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, क्लास में आके पढ़ाते थे, सब्जेक्ट बताते थे, कैसे टिप्स हैं, मतलब कैसे पढ़ाना है, बोर्ड वर्क कैसे है। तो एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग मेरी वहाँ पे हुई शुरुआत में। और उसके बाद फिर दिल्ली में कालू सराय में था, कालू सराय जो IT दिल्ली के बीच में। हाँ, तो फिर उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया था वहाँ पे नॉर्थ पंजाबी बाग में। अच्छा। पंजाबी बाग से पहले ईस्ट में किया था। ईस्ट में गया, लक्ष्मी नगर में अप डाउन करता था वहाँ पे। तो वहाँ जब पहली बार मेरे को 30 बच्चों का एक बैच मिला पढ़ाने के लिए, तो वहाँ फीडबैक में मेरा बहुत अच्छा फीडबैक आया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीडबैक था। तो मेरे को ऐसा गजब का कॉन्फिडेंस आया। मैंने कहा यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बच्चों को पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो फिर मेरे को नॉर्थ वेस्ट पार्थो हल्दर सर थे हेड वहाँ पे, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। पार्थो हल्दर सर हेड थे, वहाँ मेरे को भेज दिया नॉर्थ वेस्ट, जो पंजाबी बाग। तो फिर मैंने पंजाबी बाग में भी एक सेशन पढ़ाया, वहाँ भी मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा पढ़ाने का। मैं पंजाबी बाग एरिया जो है वहाँ सेंट्रल मार्केट है ना, वहीं पे आप पढ़ाते होंगे? सेंट्रल मार्केट में ही था? हाँ, वो मैगडी के ऊपर ही पूरा। अच्छा, मैगडी के ऊपर था उस टाइम पर? हाँ, उस टाइम ऊपर। अच्छा, पर वो है सेंट्रल मार्केट ही? सेंट्रल मार्केट है। हाँ जी, सेंट्रल मार्केट है, वहीं पर ही। मैं भी एक वहीं पे किसी और कोचिंग में था, फिटजी में नहीं। अच्छा। तो मैं जानता हूँ अच्छे से उस जगह को। हाँ। आप सर, आप जैसे फाइनेंशियल बता रहे थे, आपको नीड थी जी। आप क्या किस तरह की फैमिली से आते हैं? क्या आप गांव से आते हैं, शहर से आते हैं? एक्चुअली मेरा जोधपुर ज़िले में एक गांव है, गांव का नाम है सर।
सर, गांव का नाम सर है। सर एक्चुअल में सर वर्ड आया सरोवर से। सरोवर है ना, तो एक मेरे गांव के पास में पहाड़ है, माता जी का मंदिर है, तो पहले लोग वहाँ ठहरते थे राजस्थान में, पानी आसानी से मिल जाए। तो बारिश में वो पहाड़ में पानी गिरता था तो तालाब में पानी इकट्ठा हो जाता था। वहाँ मेरे दादाजी से पहले जो लोग थे वो आगे माइग्रेट होके वहाँ रहने लग गए। तो वहाँ, तो वो मेरा गाँव है, वो जोधपुर से बहुत नज़दीक है। जोधपुर सिटी से 30-35 किलोमीटर है। तो उसके बाद मेरे पिताजी की जॉब लग गई रोडवेज़ के अंदर, है ना, स्टेट ट्रांसपोर्ट में। मेरे पिताजी बस कंडक्टर थे। तो वो फिर इसकी वजह से फिर मैं जोधपुर शिफ्ट हो गया। मेरे पिताजी और मेरी फैमिली जो है जोधपुर, तो फिर मेरा जोधपुर में ही पूरी एजुकेशन हुई और वहीं मैं पला बड़ा। और मेरे पिताजी की एक बात बताता हूँ जो मैं लाइफ में फॉलो करता हूँ। मेरे पिताजी बस कंडक्टर थे, जोधपुर से जैसलमेर जाते थे, है ना। तो उनका एक रूल था कि रास्ते में कोई भी बच्चा अगर स्कूल ड्रेस में बैग लेते मिलेगा तो उसको बस में फ्री, उसका कोई किराया नहीं लेते थे। क्या बात है। हाँ, और उसको 1 रुपया देते थे। 1 रुपया देते थे। तो आप मानोगे नहीं, मेरे को आज तक लोग मिलते हैं, बोलते हैं यार आपके पिताजी की वजह से पढ़ लिया, कोई आर्मी में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है। क्योंकि उस जमाने में ये बात कर रहा हूँ मैं 80-85 के बीच में, 1 रुपया बहुत बड़ी बात है। 1 रुपया बहुत बड़ी बात थी। कई महीनों की स्कूल फीस होती होगी। बिल्कुल। मेरे पिताजी, आप मेरे पिताजी सोच देखो, एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। वो हमेशा ही बोलते हैं कि एजुकेशन में कोई भी चीज़ आपको, जैसे उनके जेब में अगर 300 रुपये मैंने मांग लिया, मेरे को बुक लानी, वो 300 रुपये दे देंगे। वो सोचते नहीं है इतना, मतलब, है ना। तो मैंने वो देखा, एजुकेशन के प्रति उनका वो जो था ना 1 रुपया देने वाला, ऐसे लोगों को मोटिवेट करना, वो मेरे को बहुत मतलब प्रभावित किया इस लाइन में आने के लिए। सर, मेरे पापा की भी दुकान होती थी। कई बार मैं उनसे कहता था कि एक ना स्कूल में एक ओलंपियाड का वो आया फॉर्म, तो 500 रुपये लगेंगे। वो गल्ला खोलते रहे, 500 रुपये होते रहे, 500 दे देते रहे। 500 दे देते, अच्छा। तो वो मैंने ये सीखा है कि माँ बाप के जो एक्शन होते हैं ना, बच्चे एक्शन से सीखते हैं, बिल्कुल, कहने से नहीं सीखते हैं कि माँ बाप कैसे बिहेव कर रहे हैं, ईमानदार है या नहीं है, इथिकल है या नहीं है। वो चीज़ें मैंने देखा ऑटोमेटिक बच्चे के अंदर आती है। और वो चीज़ें सर चेंज नहीं हो सकती। मतलब कोई अगर सर अच्छे माँ बाप के साथ बड़ा हुआ है, वो बाद में बुरा नहीं बन सकता। और जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम क्वालिटी की वैल्यूज में बड़ा हुआ है, वो अच्छी वैल्यूज बाद में नहीं ले पाता मोस्टली। सही बात। फैमिली से ही आदमी की वैल्यू है। बहुत लोग ये बात नहीं मानते हैं, मगर मतलब एहसास करने की बात है, यही सच है। सच बात है, सही है। और मैंने देखा, देखो ऐसा है कि अब तो ठीक है, हम काफ़ी ईश्वरी दया से काफ़ी ग्रो करके, मेरा छोटा भाई भी मेदांता का वाइस प्रेसिडेंट है, अच्छी पोस्ट पे है। कौन से शहर में? लखनऊ में वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, तो बहुत अच्छा उसका है। तो मैं हम दोनों भाई हम ये डिस्कस करते थे, जब छोटे थे ना, सोचते थे कि यार, वो छोटा भाई मेरे को बोलता था कि यार तेरी जॉब लग जाए, फिर अपना टाइम अच्छा आ जाएगा, है ना। तो मतलब पैसा नहीं था हमारे पास, लेकिन हमारे अंदर प्रेम बहुत था, है ना। मतलब एक टूवर्ड मम्मी पापा, टूवर्ड भाई भाई, मतलब एकदम। और मेरे दोस्त मोहल्ले के, तो वो प्रेम है ना, आज के टाइम में मुझे लगता है कम हो गया है। जब नहीं था तो बहुत ज़्यादा था। तो एक दूसरे से अटैचमेंट आता था, कॉन्फिडेंस रहता था। मतलब हमको ये सब डिप्रेशन कभी नहीं आते थे, बस ये सोचते थे कि यार अच्छा करना है, अपने को अच्छा करना है, अच्छा करना है। तो इस वजह से फिर हम आगे बढ़ते गए, तो दोनों भाई विद गॉड ग्रेस अच्छे सक्सेसफुल हो गए हम लोग। और वो है कि मैं छोटी बात बताता हूँ मेरे भाई की। जैसे ब्रेड आता है ना, 20 करीब ब्रेड का एक वो आता है पूरा, डबल रोटी। तो सुबह क्या होता था, स्कूल जाने के पहले डबल रोटी आती थी, ठीक है ना। तो डबल रोटी मैं लेता था 4 ब्रेड और वो लेता था 16 ब्रेड, ठीक है। वो खाने पीने में बहुत, मतलब ऐसा है, मिठाई विठाई बहुत ही खाता है। तो एक बार मेरा झगड़ा हो गया उससे, है ना। तो वो क्या थोड़ा एग्रेसिव है, तो झगड़ा हो गया। तो मैंने कहा कल से है ना ब्रेड आधी रहेगी, अपनी डील कैंसिल, ठीक है। अब वो रात को तो कुछ बोला नहीं, सुबह मैंने ब्रेड आधी कर दी, 10 उसकी तरफ 10 मेरी तरफ। तो बोला अरे यार भाई यार ऐसा मत करे यार, सॉरी यार, गलती हो गई यार। मैं आगे से ध्यान रखेगा, ध्यान रखूंगा, ठीक है, मैं 6 ब्रेड ले ले। क्या बात। तो एक वैसा प्रेम रहा है ना। और थोड़ा हम फाइनेंशियली स्ट्रगल करते थे, तो छोटे वाले भाई को हम कोशिश करते, वो खेलने में लगा रहता था। लेकिन मैंने देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मतलब बहुत भयंकर स्ट्रगल किया हमने ना फाइनेंशियली। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी बता नहीं सकता, इतना भयंकर स्ट्रगल किया हमने। लेकिन हमने कभी गलत काम करने की नहीं सोची, है ना। और कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं सोचा। बस हमें यूँ लगता था यार ये समय निकल जाएगा, हमें ऐसा फील आता था। तो हाँ, तो बच्चों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि यार जब मुश्किल समय हो ना, अपना काम करते रहो, है ना। उस समय अपने को दूसरे रास्ते नहीं ढूंढने, अपना काम करते रहो, मेहनत करो और ईश्वर पे भरोसा रखो, वो ड्यूटी की तरफ लगे रहो। सर क्या होता है आजकल, मैं देखता हूँ आजकल का जो आप बात बता रहे हो ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है। मगर आजकल के बच्चे ऑनलाइन वर्ल्ड में जीते हैं, जहाँ पर उनको ना झूठे सपने बेचे जाते हैं अबाउट गेटिंग रिच क्विक। जैसे कि उसमें वो किसी को देखते हैं, कोई ट्रेडर है, वो कहेगा कि मैंने 1 लाख का प्रॉफिट कर लिया दिन में।
ठीक है, या कोई कहेगा कि मैंने बिजनेस कर लिया, मैंने ये कर लिया, तो ज़्यादातर ना सोशल मीडिया पर सर ये सारी बातें झूठ बनाई जाती हैं। और सर जिसका अगर 1 लाख का दिन का प्रॉफिट होता है ना, वो चुपचाप बैठ के प्रॉफिट एंजॉय करता है, ना कि दूसरों को बुला बुला के कोर्स बेचता है। सही बात है। तो लोग ये समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि लोग ना इस सपने को खरीदने के लिए इतने तत्पर हैं, एक शॉर्टकट के लिए इतने डेस्परेट हैं कि वो अंधे हो जाते हैं और सामने जो लॉजिकल बात है वो नहीं देख पाते। तो जहाँ पर आज बच्चे इस तरह भ्रमित हो रहे हैं वहाँ पर ये बहुत बढ़िया बात है कि, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या निशान, बच्चों को पता नहीं है कैसा आईआईटी में तो एक मिसकंसेप्शन हो गया है कि इजी है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हो गया है कि भाई आईआईटी इजी है, सब आराम आराम से हो रहा है। तो मैं बच्चों को कई बार बोलता हूँ यार, बहुत जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलता हूँ, तुमको अगर सारी बात समझ में आ रही है ना तो 2 ही बात हो सकती है, या तो तुम मेरे से पढ़ रहे हो और या फिर तुम आईआईटी का नहीं पढ़ रहे हो। आईआईटी का नहीं पढ़ रहे हो, क्या बात है। यकीनन मैं खुद ही बहुत सालों से इस बात से परेशान हूँ कि ऑनलाइन बच्चों को जो चीज़ बताए। अभी क्या हुआ, हाल में पंकज जोशी सर के साथ मैंने एक 6 क्वेश्चंस का एक चैलेंज डाला था। वो चैलेंज बहुत वायरल हुआ, बच्चे बहुत पसंद कर रहे थे उसको, और उसमें भी काफ़ी बच्चे इस तरह के भी आए जो कहने लग गए कि जेईई एडवांस के बाहर का। अच्छा। मेरे को वो देख के ना बहुत बुरा लगा। बुरा इस तरह लगा, बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं, बच्चों के लिए बुरा लगा कि ये बच्चे हमें बता रहे हैं कि एडवांस लेवल कुछ और है, जिन्होंने कभी देखा ही नहीं एडवांस का पेपर। तो इनको कोई सिखा रहा है, कोई सिखा रहा है, किसी ने सर कुछ भी उस पे एडवांस, मैंने देखा ऐसे मॉड्यूल्स, ऐसी बुक्स भी आ गई हैं जिन पे, जैसे आपकी किताब पे यहाँ लिखा है एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एडवांस शब्द जो है ना, इसका ये इंसाफ किया है इस किताब ने। पर बहुत जगह पे लोगों ने अंदर कुछ भी भर के बाहर बस एडवांस या जेईई मेन इन एडवांस लिख दिया, और लोग उसको एडवांस समझते हैं कि लिख दिया तो सच ही होगा, किसी ने बोल दिया स्मार्ट बोर्ड लेके तो सच ही होगा। और ऐसे करके बच्चे बहुत पुअर क्वालिटी चीज़ें करते हैं। और जब हम एक्चुअल, मेरे को तो ये डर लग रहा था कि जब इन्होंने असली में एडवांस देख लेंगे ये लोग, जब एडवांस के पेपर में जाएंगे, अरे उस दिन धोखा लगेगा। और उस दिन फिर बच्चे बोलेंगे कुछ नहीं, क्योंकि भाई आपने तो 2 साल तक कुछ और ही किया है, और बोलने लायक बचेंगे भी नहीं। ऐसा है ना, मेरे साथ एक हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था अभी रिसेंटली। मैं आयरनमैन की ट्रेनिंग कर रहा था ना, तो मैंने एक ऑस्ट्रेलिया का, मेरा कोच फिक्स है 5 साल से, उसका बीच में कुछ फैमिली इशू था, तो उसने 6 महीने कोचिंग बंद की। तो मैंने 6 महीने के लिए एक ऑस्ट्रेलिया का कोच लिया, ठीक है ना, कोविड के टाइम। उसने मेरे को ट्रेंड किया पूरा अच्छे से ना, और बहुत ईजी ट्रेनिंग थी। तो मेरी वाइफ मेरे को, मैं और मेरी वाइफ दोनों करते हैं आयरनमैन, तो मेरी वाइफ बोली यार ट्रेनिंग है ना, मेरे को सही नहीं लग रही है, बहुत ईजी है, तो करवा ही नहीं रहा ढंग से। मैंने कहा वो बड़ा एथलीट है, ऐसा थोड़ी, मतलब ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 साइकिलिस्ट है वो। तो ट्रेनिंग होती गई, पूरी हो गई। 1 हफ्ते पहले मुझे बोलता है कि यार तुम्हें ना वो आयरनमैन 2 होते हैं, फुल और हाफ, तुम हाफ में कन्वर्ट कर लो। मैंने कहा हाफ में क्यों कन्वर्ट कर लें, कि मैंने तुम्हें ट्रेनिंग हाफ की दी है, मेंस की तैयारी करवाई है। अब हमारे तोते उड़ गए एकदम, है ना, यार एंड टाइम में कन्वर्जन ही नहीं होता है, ऐसा थोड़ी कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट ही नहीं होता है। तो हम इवेंट में गए और साइकिलिंग में 150 किलोमीटर डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि हमें ट्रेन नहीं किया गया था, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने कभी किसी को बोली नहीं, आज मैं पॉडकास्ट पे इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं उसको बुराई नहीं कर रहा हूँ, ही इज़ ए वेरी गुड टीचर, उसने जो भी सिखाया मैंने सीखा अच्छे से। लेकिन आप अगर अभी से टफ की बच्चे तैयारी नहीं करेंगे ना, तो वो मतलब इजी करते करते तो फिर लास्ट में वो दिक्कत आएगी। और मैथ्स की एक बार बताता हूँ मैं तुम्हें, एक बच्चा है, ये 150 करीब रैंक है उसकी, मतलब मेरे होम टाउन का है और मेरे से जुड़ा हुआ है एनजीओ में। तो मैंने उसको ना ऐसे वर्बली, है ना, ऐसे सेल्फ बातें करते देखा है, मैं आज घर जाके ना मैथ्स करूँगा, मैं घर जाके मैथ्स करूँगा, ऐसे खड़ा खड़ा मेरे पास बातें कर रहा है, मतलब वो दोहरा रहा है। मतलब 150 रैंकर बच्चा आईआईटी मैथ्स को चैलेंज, उसको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उसमें, उसको मेहनत करनी पड़ रही है। तो तुम समझ सकते हो कि भाई सारे बच्चों की मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। तो सच है सर, क्या होता है आईआईटी लेवल पर, मैं जैसे पढ़ता रहा, मेरी 247 रैंक थी, तो मैं पढ़ता रहा तो मुझे बहुत दिक्कत आती रही मैथ में। वो रोज़ एक तरह से समझ लो ह्यूमिलिएट करती रही, शर्मिंदा कर देती रही हमारे को मैथ, कि तुझे कुछ नहीं आता देख। तो लेकिन मैं सोचता था कि कोई बात नहीं भाई, हमारे पे विकल्प क्या है, सुबह उठो फिर मैथ पढ़ो, सुबह उठो फिर मैथ पढ़ो। रोज मैं सुबह 6 घंटे सिर्फ मैथ पढ़ता रहा, और रोज उसमें चपेट ही चपेट, हर क्वेश्चन एक चपेट था। अच्छा। लेकिन उसी ने ना सर मेरे को बहुत कुछ सिखाया, बहुत अपना अंदर ट्रेनिंग, अंदर रेजिलियंस बिल्ड हुआ, और बहुत एक्चुअल मैथ भी सीखी। और जो रोज चपेट खाई ना, उस दिन फिर मैं जेईई एडवांस का चपेट मार के आया। एक दिन तुम्हारी बारी आई, एक दिन मेरी बारी आई। बहुत अच्छा है, गुड। सर अगर मुझे कोई बच्चा बोले कि आप देश के सबसे अच्छे टीचर का नाम बताओ जेईई की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो मैं कहूँगा MS चौहान सर इस पोजीशन के सबसे प्रबल दावेदार है। थैंक यू। तो ये आपको मैं देख रहा हूँ, दिल्ली से पहले दिल्ली गए, जोधपुर से, फिर आप यहाँ कोटा आते हैं,
और उसके बाद आपकी ये जर्नी कि इसमें आप ओजी टीचर बन गए, वो क्या जर्नी है सर? पहले दिल्ली फिटजी में मैंने पढ़ाया 2 साल करीब, 2001 से 2003 तक, है ना। फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया था जोधपुर फिटजी में। मेरी मदर को हार्ट की प्रॉब्लम थी, मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया। और फिर वहाँ जोधपुर फिटजी और दिल्ली फिटजी में कुछ डिफरेंसेस हो गए, तो मेरे को लग रहा है यार, मतलब फिर मैंने पता किया कि सबसे बढ़िया कोचिंग कहाँ होती है। और दिल्ली में सुनते थे कि कोटा में बढ़िया कोचिंग होती है, कोटा में ये होता था। मेरे दिमाग में ये था यार, कोटा में ऐसा क्या है यार, है ना। तो फिर मेरा डाइवर्जन कोटा की तरफ हुआ। तो फिर मुझे कोटा के सबसे नामी संस्थान का एक लैंडलाइन नंबर मिला। मैं वहाँ फ़ोन करता और वहाँ वो बंदा फ़ोन उठाता और बोलता कि यहाँ वैकेंसी नहीं है। तो लेकिन मैं रोज़ कॉल करता था, है ना। ऐसा मैंने करीबन 2-2.5 महीने तक किया। बताओ, 2-2.5 महीने? हाँ, रोज 70 कॉल किया आपने? 70 कॉल किया और लैंडलाइन फ़ोन करता था रोज, और नियम से करता था सुबह। तो एक दिन क्या हुआ कि फ़ोन वहाँ पे किसी लेडी स्टाफ ने उठाया। उसने बोला कि मैं HR मैनेजर हूँ। ओके। तो मैंने कहा आप HR मैनेजर हैं? तो मैंने कहा मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो बोला ठीक है, आप मुझे कल कॉल कीजिए। HR मैनेजर वो होता है जो हायरिंग करते हैं किसी भी संस्थान में। अच्छा, वो उस नामी संस्थान में क्या हुआ कि जो ओनर थे ना संस्थान के, उनकी फ्रेंड की एक लड़की थी, वो ऐसे इंटर्नशिप करने के लिए HR रख दिया। मैं HR था नहीं वैसे कोई HR। तो उस लड़की ने फ़ोन उठाया और उसने मेरे को मतलब कांटेक्ट किया और मेरे को बुलाया, है ना। और फिर मुझे बुलाया और मुझे बोला कि आपका एक डेमो लेक्चर होगा, ठीक है ना। कोटा बुलाया गया? कोटा बुलाया गया, और कोटा बुलाया गया, डेमो लेक्चर होगा। कौन सा सन? ठीक है, ये 2003 दिसंबर में, है ना। तो फिर मेरे को बोला कि आपको है ना कोटा में भी वैकेंसी नहीं है, और आप है ना जयपुर चले जाइए। जयपुर ब्रांच? जयपुर जो नामी संस्थान था, उनकी डॉटर जयपुर की थी, तो वहाँ जयपुर ब्रांच थी उनकी, है ना। तो मैं जयपुर चला गया। जयपुर में मेरा एक मॉडल लेक्चर हुआ बच्चों में, और वो काफ़ी बहुत अच्छा रहा। उसके बाद क्या हुआ कि मैं सो रहा था और सुबह मेरे को 6 बजे कॉल आया कि आपको कोटा जाना है अभी के अभी। तो मैंने कहा यार, मतलब कल रात को मैंने लेक्चर यहाँ दिया है और कोटा जाना है। तो पता चला कि कोटा में उस नामी संस्थान में से बहुत सारे टीचर छोड़ के चले गए। ओहो। तो मेरे को 6 बजे कॉल आया और 7 बजे तो कार खड़ी थी मेरे उधर जयपुर में। तो मैं कार में बैठा और 12 बजे तो मैं यहाँ आ गया, कोटा आ गया। काफ़ी ज़बरदस्त मैनेजमेंट है, हाँ, काबिल तारीफ। तो 12 बजे मैं कोटा आ गया और शाम को 4 बजे मेरी पहली क्लास लग गई उसी दिन, ठीक है ना। अब पहली क्लास लगी और बच्चे करीबन 150 करीब बच्चे बैठे हुए, और मेरे साथ ही भी बच्चों ने बोला सर पहली क्लास में टीचर है ना समोसे खिलाता है, यहाँ पे कंपलसरी है कोटा में। तो ये सच था, रैगिंग कर रहे थे बच्चे रैगिंग कर रहे थे। तो मैंने 150 समोसे मंगवा दिए। ओके, मैं मंगवाऊंगा कैसे? तो आगे एक बच्चे बैठा, बोले सर चिंता मत करो, आप तो मुझे बोल दो। वहाँ ऊपर एक कैंटीन हुआ करती थी संस्थान में, तो कैंटीन वालों को उसने बोल दिया, आगे 150 समोसे बढ़ गए। मैं 5:30 जाके बैठा, तो मेरे को 5:45 पे फिर से जो संस्थान के डायरेक्टर थे उनका मैसेज आया कि आपको एक और क्लास लेनी है। तो मैं 5:45 दूसरी क्लास में गया। तो वहाँ दूसरी क्लास में मैंने पहले वाले बैच में बोला था कि आप किसी को बताना मत ये चीज़। तो भाई बच्चे बोले सर बताएंगे नहीं, टॉप सीक्रेट रहता है। मैंने कहा ठीक है। 7:15 बजे लेक्चर खत्म हुआ, फिर वो बच्चे आगे बोले सर वो समोसे खिलाने हैं आपको। मैंने कहा समोसे तो पहले बैच में खिलाते हैं। नहीं सर, पहले दिन खिलाते हैं, फर्स्ट डे। तो मैंने कहा तुमको खिला रहा हूँ, तुम बताना मत किसी को यार। कि ठीक है, नहीं बताएंगे। 150 समोसे और आगे, ठीक है। अब कमाई शुरू हुई नहीं, पैसे है नहीं, और समोसे का वो बिल बनता ही जा रहा है। 7:15 बजे में आया, 7:30 बजे फिर क्लास लग गई मेरी। 3 बैच मेरे नॉन स्टॉप लगे। मैं देख रहा हूँ तभी ये लोग जाके बाद में रैंक लाते हैं और IIT जाके फिर बड़े बड़े स्टार्टअप खोलते हैं। और बच्चे उसमें इतने सुपर बच्चे, मतलब है ना, मतलब आज मैं सोचता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। जैसे तुम 247 रैंक लगा IIT दिल्ली, मतलब तुम्हारी रेंज में कितने बच्चे पढ़ाने को मौका मिला मेरे को, है ना। तो वो मेरे को बहुत, मतलब आज मैं लिंक्डइन पे देखता हूँ ना, उस समय क्या सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया तो बाद में आया। अब लिंक्डइन में देखता हूँ तो कोई तो स्टार्टअप के बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म का प्रेसिडेंट है, कोई बड़ा स्टार्टअप चला रहा है, यूनिकॉर्न कितने ही चला रहे हैं। जैसे तुम उस दिन कहा था ना पॉडकास्ट में, IIT दिल्ली में 1-1 करोड़ वाले पैकेज वाले कई हैं। तो वैसे ही यहाँ IIT के अंदर तो बहुत सारे बच्चे इनके जो अच्छी पोजीशन पे हैं, IAS हैं, स्टार्टअप्स हैं, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो कोटा इसके लिए बहुत ही, मतलब कोटा की धरती को मतलब एक मतलब प्रणाम करता हूँ मैं कि उनको भी सौभाग्य मिला, ऐसे बच्चे यहाँ आए और इस तरीके से मेरी पढ़ाई की वो जर्नी स्टार्ट हुई। इसमें मैं सर मैं भी 2 बातें शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जैसे और भी कॉलेजेस अच्छे पैकेज देने लग गए हैं, मगर IIT में भी जो करोड़ के पैकेज होते हैं उनको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लोगों के लगते हैं। ओके। IIT और बाकी कॉलेजेस में ये फ़र्क है। सेकंड, ये जो आपने बताया कि लोग जो बड़े वेंचर फंड्स में अब मतलब बड़ी पोजीशन पर होते हैं, बड़ी कंसल्ट कंपनीज में बड़ी पोजीशन पर होते हैं, ये बहुत आम बात है IIT के जो 10-15 साल
इनको ग्रेजुएट हो गए, उनके लिए आम बात है। मैं भी जिन सीनियर से मिलता हूँ, जो आप पोजीशंस बता रहे हैं, एग्जैक्टली यही पोजीशंस IIT में पॉपुलर है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि कई बार ना सोशल मीडिया पर, क्योंकि सर एक मीडियोक्रिटी का बहुत ज़्यादा माहौल है सोशल मीडिया पर, तो जैसे जो लोग गलत लेवल को एडवांस लेवल कह रहे थे, वही लोग बच्चों को ये भी कह के गुमराह करने लग गए थे पीछे कि जो रैंक 1 2 वगैरह वगैरह आते हैं, इसमें टीचर का रोल नहीं होता और स्टूडेंट का रोल होता है, क्योंकि और वो स्टूडेंट ना कहीं से भी पढ़ता तो उसकी ये रैंक आती है। और मैं इस मौके का यूज़ करके वो बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल गलत बात है कि, क्योंकि सर मैं एक रैंकर हूँ, ठीक है, चलो ठीक है, मेरी रैंक टॉप 100 में नहीं है, पर मतलब मेरे को मतलब अगर सपोर्ट मिलता तो मुझे विश्वास है मेरी आ जाती। पर पॉइंट यहाँ पर ये है कि किसी भी अंडर 100 रैंकर को पढ़ाना जो है ना, वो किसी ऐसे आम टीचर के बस की बात नहीं है। वो धो देता है बच्चा। आप कोई एवरेज टीचर, एक IIT के अंदर ही बता रहा हूँ मैं, IIT के अंदर भी एक नया टीचर कोई आता है ना, IIT के अंदर बता रहा हूँ, वहाँ तो सारे आपके जो बच्चे हैं वो फिर IIT में भी तो जाते हैं, तो वहाँ पे वो उत्पाद मचाते हैं। वहाँ पे वो क्या करते हैं कि अगर कोई जूनियर टीचर आता है वहाँ पे, उसको धो देते हैं। उनको कंट्रोल करने वाला एक सीनियर टीचर चाहिए जिसके वो दिल से एडमायर करे, जिसको कि यार इसको नॉलेज है, अब हम हाथ जोड़ के पढ़ेंगे इनसे, वरना धो देते हो। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपसे उन्होंने काफ़ी मेहनत करवाई होगी आपके करियर की बिगिनिंग। बिल्कुल शुरू क्या है, मतलब मैं अपने कैरियर में एक तो मतलब जैसे मैंने अपने पिताजी के बारे में बताया ना, हाँ जी, तो मैं बहुत ऑनेस्ट रहा। अगर मेरे को कोई चीज़ नहीं आई ना, तो मैंने बच्चों को बोला मैं कल बताऊंगा आपको, और कल मैंने रात भर पढ़ के उसको नेट आंसर दिया। तो जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी मैं बुक में लिखता हूँ, जो भी मैं मटेरियल देता हूँ, वो उसकी कोई ना कोई सोर्स होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में देखो सोर्स इज द इम्पोर्टेंट, उसके एविडेंस इंपॉर्टेंट है। तो शुरू में बच्चों को, जैसे मैं ना पहले साल में मुझे याद है AR2 था, अर्पित महेश्वरी होम टाउन का था, तो वो मेरे को पहली क्लास में बोला कि सर कौन सी किताब करनी है, तो मैंने एक फॉरेन ऑथर की बुक बता दी उसको। मैंने देखा दूसरे दिन पूरे बैच में वो बच्चे बुक, और मैंने देखा मार्केट से बुक गायब। मतलब बच्चे पढ़ने के लिए इतनी क्रेविंग थी उनके अंदर, आपने बुक का नाम बोला नहीं, कोटा से बुक खत्म। काश आज भी ऐसा होता ऑनलाइन में। एनीवे, हाँ जी आप बोलिए। तो उसके बाद बच्चों को मैं बोलता चलो 4 पेज पढ़ के आने हैं आपको। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बच्चों ने मुझे पढ़ाया। मैं फिर एक एक पेज को पढ़ता, एक एक लाइन को समझता, और फिर सोचता बच्चे क्या सोच रहे होंगे। तो वो मेरी लर्निंग में बहुत हेल्प किया। तो ऑलरेडी रैंक 2 हो या ऑलरेडी रैंक 10 हो या 40 हो, सब क्लास में बैठे हैं। एक बैच तो ऐसा था जिसमें 100 में से 35 बच्चे टॉप 100 में थे। लास्ट रैंक ही 3000 करीब थी। तो वो बच्चे आप जो दोगे ना, उसको पूरा वो स्कैन करके एक एक चीज़ को बढ़िया से, मतलब उस बुक में क्या एरर है वो भी निकाल देंगे वो पूरी। मतलब बच्चों ने आपको धो के पवित्र कर दिया। हाँ, पवित्र कर दिया बच्चों ने वो। और फिर मैंने भी स्टाइल बदल ली भाई। इस साल मैंने एक बुक कराई, नेक्स्ट ईयर मैंने दूसरी बुक करवाई। मतलब जैसे मान लो एक बार कोई सोलोमन्स करवाई, दूसरी बार पॉला ब्रूस कराई, तीसरी बार पीटर स्विफ्ट कराई, एक और बैच में मैंने मार्क लॉर्डन कराई, ऐसे बुक्स करवाई मैंने। तो उस बहाने क्या मैं भी साथ साथ पढ़ता गया, और बच्चों के लिए तो मैं हमेशा सोचता था कि नेक्स्ट बैच में आने के लिए बच्चों को कुछ अलग और अच्छा देने का प्लान करता था। तो ये सिलसिला आपका 25 सालों तक चला। 25 कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हो? 24 ईयर्स हो गए। 24 साल हो गए। 24 सालों तक अगर ये सिलसिला चला है तो आपकी नॉलेज तो बहुत ज़्यादा हो गई होगी। और बल्कि आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर, आपकी जो हरे वाली जो सोलोमन्स, अब तो पता नहीं कौन से कलर में आती है 2015 में हरे रंग की सोलोमन्स एंड फ्राइल किताब का अडेप्टेशन था MS चौहान का, वो मैं पढ़ता था। उसके अंदर वो बॉक्स के अंदर पूरे मैकेनिज्म दिए होते थे। मुझे अभी भी याद है, मैंने E1 CB मैकेनिज्म वहाँ से पढ़ा था। अच्छा। और E1 मैकेनिज्म पढ़ा था, और जिसमें वो शायद ईथर बनता है अगर कम टेम्परेचर हो, ज़्यादा टेम्परेचर हो तो एल्कीन बन जाता है ना। मुझे आज भी याद है वो। बल्कि उसी बुक में मैंने एक स्टेटमेंट भी पढ़ी थी कि मुझे आज भी याद है वो, आप सुन के हैरान होगे। इन द आयनिक एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अ डबल बॉन्ड, the positive part of the reagent will attach itself to a carbon so as to yield a more stable carbocation as an intermediate. मार्कोनिकोव रूल है जी। ये बल्कि यही मार्कोनिकोव रूल मैंने वहाँ से पढ़ा। मुझे बड़ा अच्छा लगा किस तरह उन्होंने बताया इसको। ये सर देसी डेफिनेशन नहीं, NCERT वाली मोर एच जहाँ पे रिच बिकम रिचर, ये सब नहीं। मजा आ गया। यही एडवांस लेवल। सही याद है ना सर? एग्जैक्ट यही थी ना। एग्जैक्ट यही होता। अब देखो बच्चे कैसे मिसइंटरप्रेट होते हैं। मार्कोनिकोव डेफिनेशन एक नॉर्मल एल्कीन के लिए है, प्रोपीन के लिए, ब्यूटीन के लिए। अब बच्चे प्रोपीन में CH3 हटा के NO2 लगा देंगे, विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, तो अब वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने उसने डेफिनेशन एल्कीन को दी है और आपने एल्कीन डेरिवेटिव बना दिया है। इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन जो तुमने बोला ना, वो स्टेटमेंट यूनिवर्सल है, वो सब यूनिवर्सल है। यस, कंडीशनल नहीं है। कंडीशनल नहीं है, वो यूनिवर्सल है। पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैच इटसेल्फ टू अ कार्बन
so as to yield a more stable carbocation as an intermediate. Yes, एक्चुअल में सर जो आप यही बात है ना, यही बात मैं बच्चों को कहता हूँ, एडवांस में ये हर जगह एप्लीकेबल, एज एन ये की डेफिनेशन के थ्रू जाना। बिल्कुल सही बात है। जो लो लेवल पर पढ़ते हैं वो लोग ना रट लेते हैं चीज़ों को, ऐसा करते हैं ना, हैक कर दो, नहीं लो लेवल वालों को ज़्यादा मतलब उसमें आएगा, रिच बिकम रिचर, अमीर हो गया तो वो बन रहे हैं, और फिर क्या है कि थोड़ा सा मतलब ऑनेस्टी की कमी है, क्योंकि वो मटेरियल भी उस हिसाब से बना दिया है, तो वो डेफिनेशन बताई, उससे वो मटेरियल सॉल्व हो रहा है, तो मतलब थोड़ा सा बच्चे को 2 साल के एंड में पता चलेगा बस, उसको पेपर देगा, एडवांस वाला दिन पता चल जाएगा उसको। और एक और चीज़ है जो ऑनलाइन में चलती है और बिल्कुल मतलब सही नहीं है, एडवांस के क्वेश्चन को हल्का बता के सॉल्व कर दिया जाता है। मैं इस बार का पेपर भी, शायद तुम पेपर वाले दिन यहाँ थे, तुमने देखा होगा, मैंने देखा था एक टीचर ऐसा, मैंने देखा था, तो एक क्वेश्चन मतलब जब हम किसी कोचिंग संस्थान में थे ना, उस पेपर को सॉल्व करने के लिए टीमें बनती है कि 30 टीचर और 5-5 टीचर्स की टीम बनेगी, हर टीम पेपर सॉल्व करेगी, फिर उनका डिस्कशन होता है, फिर उसमें से डिस्कशन के बाद रेफरेंस देखे जाते हैं, फिर सॉल्यूशन निकलता है। और आप उसको ऑनलाइन में ऐसे दिखा रहे हो कि देखो 1 मिनट में मैंने कर दिया, 5 मिनट कर दिया, वो बिल्कुल फेक है, पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो गया। मार्केटिंग का युग है सर, मार्केटिंग का युग, मतलब वो सही नहीं है। उससे क्या बच्चे को लगने लगता है कि यार 1-5 मिनट, ऐसा नहीं है भाई, टीचर हमारी भी जान निकल जाती है पूरी करने में, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि भाई आंसर यही होगा, है ना, वो तो एक संस्थान देता है, फिर बाकी लोग धीरे धीरे देने लगते हैं उसका। स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप सोचना ज़रा एक बार, जो भी ये देख रहे हैं, और कमेंट से बताना मेरी बात आपको समझ आई तो। आप सोचो यहाँ पर मैं मतलब साक्षात MS चौहान सर के साथ बैठा हूँ, और वो कह रहे हैं कि हमारे को डर लगा रहता है, हम सही होना चाहते हैं, हमें भी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो तो ये कह रहे हैं, और यूट्यूब पे कोई जूनियर टीचर आके कहता है देखो मैं ये कर दूंगा, देखो मैं वो कर दूंगा। आप सोचो ज़रा एक नॉलेजेबल इंसान का स्वभाव कैसा होता है। और एक सर एक कहावत होती है, थोथा चना बाजे घना, तो वही बात मुझे यहाँ पे सोशल मीडिया पे आजकल ज़्यादा दिखती है कि जो हॉलो होता है ना, हॉलो वो ज़्यादा शोर मचाता है, और जो भरा हुआ होता है ना वो हमेशा ऐसे उनके स्वभाव में सर के दिखता है वो चीज़। तो मैं आपको कह सकता हूँ, अगर मुझे मौका मिले ना, मैं खुद एक IITian हूँ, मुझे मौका मिले मैं सिर्फ MS चौहान सर से पढ़ूंगा और उन्हीं की किताब करूँगा, मुझे मौका मिले तो, क्योंकि मैं जानता हूँ देसी घी और डालडा घी का फ़र्क। देसी घी डालडा घी सही है। वैसे ना मतलब बिल्कुल 100% ऑनेस्टी से बोल रहा हूँ। मेरे को कई बार मेरे घर पे परिवार में बच्चे पूछते हैं, पापा वाइब्रेंट में ऐसा क्या है? वाइब्रेंट तो देता है ना IIT के लिए, आज भी मैं बता रहा हूँ इंडिया में कोई नहीं देता है, नहीं देता, हो दे ही नहीं सकता। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मेरी बात समझ रहे हो कि ये कितना रेयर है। एक तरफ आप मुझे बताओ कि एक टीचर, जैसे निंजा सर का एग्जांपल लेते हो, ऐसे कितने टीचर आप गिनवा सकते हो जो अपना 25-30 साल से कंटिन्यू सिर्फ नए नए क्वेश्चन ढूंढते हैं, सब्जेक्ट से मोहब्बत करते हैं, और नए नए वो क्वेश्चन ढूंढते हैं, बाहर के ऑथर, रशियन हंगेरियन ऑथर्स के, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वो सॉल्व करते हैं, फिर बच्चों के लिए वो लेके जाते हैं, और मतलब मेहनत करते हैं। आजकल क्या टीचर इस बात पे मेहनत करते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े। अब सर देखो, आप दो में से एक ही चीज़ कर सकते हो, या तो पॉपुलैरिटी की तरफ मेहनत करो, या आप सब्जेक्ट की तरफ करो। और आजकल क्या सब्जेक्ट तो हो गया डाइल्यूट, और पॉपुलैरिटी हो गया वो प्राइम हो गया, वो मेन चीज़ हो गई टीचर के लिए। तो एंड में क्या मैटर करता है? एंड में तो सब्जेक्ट ही मैटर करता है ना। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ 2 तरह के गुट हैं बच्चों के, 2 तरह के पार्ट्स हैं। एक तो माइनॉरिटी बच्चे हैं जो इस नॉइज़ के बियॉन्ड, इन बादलों के बियॉन्ड सूरज को देख सकते हैं, और जो है कि वो बादल को सूरज मान के बैठ गए, तो वो मेजॉरिटी बच्चे हैं। तो यही दुख है। मैंने निंजा सर को और सेठिया सर को साथ में पढ़ाते थे, A1 A2 बैच टॉप बैचेस है ना, मतलब बच्चों को ऐसा देखा है कि मतलब जब बच्चे 11th में पढ़ते हैं, 11th में टॉप बैच जो है सेठिया सर पढ़ाते हैं, 12th में टॉप बैच निंजा सर पढ़ाते हैं। तो निंजा सर का मैंने ये सुना है, मतलब सुना है क्या, टॉपर्स कितने से देखा है कि सर फिजिक्स मतलब नितिन जैन सर कि सर बाकी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बाकी लोग फिजिक्स फार्मूला पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और अगर मतलब एक संस्थान में तो ऐसा हुआ था कि सर किसी कारणवश कुछ दिनों के लिए चले गए थे, तो जो टॉप 100 के रैंकर के बच्चे थे ना, वो किसी टीचर से सेटिस्फाई नहीं हुए, है ना। और सीधे सर सेकंड बैच पढ़ा रहे थे उस समय, तो फर्स्ट किसी और 4th टीचर को दे दिया था। तो 4 टीचर के तो मतलब उस बच्चों ने तो बिल्कुल वो कर दिया, सर ये फिजिक्स हो ही नहीं रही है। तो मैंने और अच्छा मैं सर को ऐसा एक्सप्लेन करते हुए नहीं देखा है कि लिख रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, एक लाइन बोलते हैं एक लाइन। सर इस बात से मतलब ये बात मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब उनका एक तरह से ना वो कर देती है, दीवाना कर देती है। आप ये देखना उनका अभी ना यहाँ पे मैं आया जब हर रोज़
यहाँ पे वो, क्योंकि उनकी सीरीज चल रही है रोटेशन किया। आप इनसे पूछना, मैं हर रोज आके यहाँ जो क्वेश्चन लिखा होता है उसको खुद सॉल्व करता हूँ हर रोज। तो अच्छा, और वो जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, उनको मतलब नहीं है कितने व्यू आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उनको। वो तो क्या है कि थोड़ा मतलब हम लोगों ने पुश किया कि सर आप कुछ कंटेंट दिया करो, तो बोले यार आंसर नहीं, क्वेश्चन देंगे, बच्चों को सोचने दो। वो आज भी ऑनलाइन भी रियल तरीके से पढ़ा रहे हैं। होना चाहिए सर, ये उनकी एसेंस है। अगर ये बदल देंगे तो वो नहीं रहेंगे, सर। मैं तो सर उनका सपोर्ट करता हूँ, और मेरे से जो हो सकता है ना सर, मैं तो कोशिश करता हूँ निंजा सर की वीडियो अपने चैनल पे आ जाए किसी भी तरह से। ये असली जो लोगों को जो डालडा को देसी की समझ रहे हैं, उनको पता तो चले देसी की होता क्या। और शेडर सर, एनके सर का तो पढ़ाने का तरीका इतना ज़बरदस्त है कि आपको एनके सर से फिजिक्स नहीं आ रही ना, तो आपको फिजिक्स आनी ही नहीं थी, ठीक है ना। और पंकज जोशी सर को तुमने देख लिया सर, मतलब ही इज़ ब्रिलियंट। मैंने एक चीज़ देख ली सर, मैं निंजा सर के अलावा अब किसी फिजिक्स पढ़ता हूँ ना, तो मुझे लगता है यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, सीधा वो बात बोलो। क्योंकि इतना मतलब सर निंजा सर जितना क्लियर पढ़ाते हैं और कम शब्दों में पढ़ा देते हैं, वो मेरे को लगता है, जैसे आपने एक बार मुझे बात बताई थी वो सच है कि या तो निंजा सर से पढ़ने का आता, या तो बंदा उन्हीं से पढ़ेगा या उनसे कभी नहीं पढ़ेगा, और कोई बीच में नहीं है। और मेरे को सर, मैं तो उन्हीं से पढ़ूंगा। मेरे को तो सर ये होता है, निंजा सर के साथ बैठ गया मैं, तो मेरे को तो मतलब वो करवा देंगे किसी भी लेवल की तैयारी निंजा सर। और मैं तो सर अभी भी, मेरे तो कोई तैयारी नहीं करनी सर, मैं तो मतलब एग्जाम वगैरह कोई तैयारी नहीं करा, पर सिर्फ पढ़ने का स्वाद लेने के लिए मैं कई बार उनके साथ वीडियो बना लेता हूँ कि वीडियो बन जाए, बच्चे भी स्वाद ले लेंगे और मैं यहाँ पे अपनी मैं भी, मुझे मजा आ जाएगा। सही है ये तो। और अच्छा, एक कोटा के टीचर कई बार है ना, आजकल एक ट्रेंड चल गया बाहर, बहुत लोग कोटा टीचर करके अपने को प्रमोट करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेन चीज़ कोटा में जो हम लोगों को एक्सपोजर मिला वो क्या मिला जो दूसरे को नहीं मिला, और जो हमको दूसरों से डिफ्रेंशिएट करता है। अभी हमने बीच में एक दिन सोचा, हमें लगा कि यार हमको जो मिला है ना वो बहुत गिने चुने लोगों को मिला है। क्या मिला है? 35 बच्चे टॉप 100 के बैठे हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, मटेरियल डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर 30 बच्चे और आए, ऐसे बहुत सारे बच्चों को जो हमने टॉपर्स को पढ़ाया ना, तो उनकी थिंकिंग क्या है, वो सोचते क्या हैं, वो टेस्ट में कैसा परफॉर्म करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो कैसे रहते हैं, हमने तो उनको कोटा में से पूरा A to Z देखा है। तो वो एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों को मिला है। सर कोटा टीचर टेक्निकली तो कोई भी कह सकता है खुद को, अगर वो 1 साल क्या 1 महीना भी कोटा पढ़ा के वापस चला गया तो कोटा टीचर है। तो वो नहीं, मतलब पानी तो हर जगह है सर, पर गंगा तो एक ही है। तो कोटा टीचर तो मेन तो टीचर वही है जिन्होंने, मतलब कोटा का एसेंस क्या है, जिन्होंने AIR 1 जितने सारे निकाले, वो उन बच्चों को जिन्होंने पढ़ाया, वो है कोटा का मेन जो चीज़ है, मेन जो कोटा का ऑफर है दुनिया के लिए, वो ये है। बाकी तो सर सब चीज़ें मिल जाती हैं, क्या हॉस्टल क्या माहौल क्या, वो तो हर जगह मिल जाता है। कोटा का माहौल खैर अलग है, मगर ये जो टीचर्स हैं, कोटा जैसे टीचर नहीं है बाहर, ये मैं आपको कह सकता हूँ। क्योंकि दिल्ली, आप सोचो ना सर, दिल्ली महानगर है, जो चीज़ यहाँ है वहाँ नहीं है सर। यहाँ पूरा फोकस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे वो रहता है ना, उसका भी एक वो है। सर मेरा भी ना बड़ी दिलचस्पी बुक लिखने है, मैंने भी 2 बुकें लिखी हैं। अच्छा, गुड। तो इसका आइडिया आपको कैसे आया, ये जो MS चौहान एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इसका आइडिया ऐसा है कि मैं शुरू में ना बच्चों के लिए पेपर पे क्वेश्चंस बनाता था, है ना। जो फर्स्ट बैच होते थे ना, वो बच्चे बोलते सर और क्वेश्चन करने हैं, तो मैं पेपर पे क्वेश्चन बना के उनको देता था, फिर उनसे डिस्कस करता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर बच्चे बोले बुक, मैं उनको बहुत सारी बुक्स बताता था, और पेपर घर में इधर उधर हो जाते थे। मैं सबसे पहले मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि आप बुक लिख लो, बेसिक आइडिया मेरी वाइफ का है उसका। तो उसके बाद है ना, मैंने देखा बच्चों को अपन फॉरेन ऑथर की बुक्स क्यों बता रहे हैं, अपन खुद भी तो एक अच्छा कलेक्शन प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो रोज़ जो मैं पढ़ाता था, फिर मैं बहुत सारी बुक्स जो मैंने पढ़ा उसके हिसाब से मैं फिर लिखता था रोज़। तो मेरे दिमाग में था कि इंडिया की बुक होनी चाहिए JEE के हिसाब से। तो मेड इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट मेरा उस समय था। और तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं 2 साल तक, मैं कोटा में जब नया आया तो मुझे ये पता नहीं था कि CAD सर्किल कहाँ है। ओके, है ना। मैं सिर्फ संडे को, मेरे एक अच्छे मित्र हैं संदीप झा सर, मैं उनके साथ खड़े गणेश जी मंदिर जाता था वेडनेसडे को, है ना। इसके अलावा संडे को सुबह उठ के पूरे दिन बुक लिखता था, फिर 4 क्लास के बाद फिर रात को लिखता था। मतलब मैंने अपने जीवन के 2 साल ऐसा लगा कि जैसे IIT की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे को कुछ भी पता नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है, बस मैं इसी बुक में लगा रहा। पहले मैंने बुक लिखी और फिर मैंने इसका नाम उसके बाद दिया, और फिर पब्लिशर उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया। क्या बात, इस तरीके से। तो वो जो तुमने बोला ना कि यूनिक लिखा है, तो वाकई में इसके पीछे विद गॉड ग्रेस मेरे परिवार की बहुत मेहनत है, बहुत बच्चों की मेहनत है। उसके बाद इसकी बुक के प्रूफ रीड करने वाले शुरू के 3 बच्चे कौन? ऑल इंडिया रैंक 1 क्षितिकांत, हाँ, सेकंड निशान टोटला, और एक और बच्चा था टॉप 100 में था। निशान टोटला शायद 2 था, 2 था, हाँ। तो ये क्या करते थे कि मैं बुक के ना चैप्टर लिख के इनको देता था,
तो ये है ना, फिर शाम को 7:30 क्लास खत्म हो जाती थी, तो मेरा घर और संस्थान का घर बिल्कुल 200 मीटर ही था, एकदम पास में सामने था। तो ये कोचिंग के बाद मेरे घर पे आते थे ओके। और ये डिस्कस करते थे मेरे साथ, तो पूरी बुक का डिस्कशन मैंने उनके साथ किया। तो बच्चों का, टीचर्स का, फैमिली का, सबका कंट्रीब्यूशन से फिर ये बुक बनी। एक यहाँ पॉइंट में और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आपने इतने बच्चों को ग्राउंड पे गाइड किया है, तब आप 25 साल आपने ये काम किया, तो आपको बच्चे की ना नब्ज से आप वाकिफ़ हो, रग रग से वाकिफ़ हो। जो क्या ऑनलाइन फर्स्ट टीचर्स में मैं कमी देखता हूँ कि वो क्या है, उनको स्क्रीन से और स्ट्रीम से और कमेंट्स बस उसके आदी है, ना कि बच्चे के एक्चुअल जज्बात जो के चेहरे पे दिख रहे हैं, जो बच्चे ने लिख दिया वो उस बात से वाकिफ़ है, ना कि उससे जो उसने नहीं लिखा। सही बात। तो वो चीज़ वो ग्राउंड पे जिस टीचर ने ऐसे बच्चों के साथ अपने घर बुला के, बल्कि सर यहाँ पे भी मुझे इतने सारे डाउट फैकल्टी दिखते हैं वाइब्रेंट में, तो मैं उनसे ऐसी बात कर रहा था, वो ऐसे डिस्कस करते रहते हैं आगे हमको ये करना है वो करना है। तो मैंने उनको यही कहा कि जो टीचर्स हैं, MS चौहान सर, N अवस्थी सर, ये महान इसलिए बने क्योंकि इन्होंने ना स्टार्टिंग में बहुत बच्चों के डाउट क्लियर किए, और जब आप इतने डाउट क्लियर करके जब क्लास में जाते हो ना, तो क्लास में आपके हर बच्चे के सवाल का जवाब भी होता है। तो वो चीज़ ऑफलाइन टीचर में ही हो सकती है, और इसलिए ऑनलाइन में आप लोग इतने हिट भी हुए जैसे ही आप लॉन्च हुए। ऑनलाइन पढ़ाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है क्योंकि हमने 1 साल जो बड़े स्टार्टअप के साथ कोरोना के समय हमने टाइप किया था, 1 साल का हमारा टाइप था। तो मैं बता रहा हूँ, वो 1 साल मेरे जीवन का ऐसा था जिसमें सबसे कम पढ़ाई की मैंने। सबसे कम पढ़ाई की? सबसे, क्यों पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो आपके पास में बुक रखी है, मटेरियल रखा है, आप खोल के देख लो, कुछ भी देख लो। मतलब वो मेरे को लगा यार, मतलब बच्चों का तो खैर पता नहीं जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा होगा, लेकिन टीचर का जरूर डिग्रेडेशन हो रहा है। तो समरी इसकी ये समझ आती है कि आपको एक नीड दिखी कि मैं बच्चों को 10 चीज़ें रेकमेंड करता हूँ, उसकी जगह खुद ही कंसोलिडेटेड मटेरियल बनाता हूँ। हाँ, आपको एक बार बताऊँ, जो हमने करियर विल का बैच लॉन्च किया है, उसके पीछे भी यही थॉट प्रोसेस था, क्योंकि सर मैं 9 साल से बच्चों को जेई के लिए गाइड कर रहा हूँ। अच्छा। और मुझे बड़ी कठिनाई आती थी ये बताने में कि कहाँ से करूँ, और जो तब तक मशहूर बैच वगैरह थे, अब वो सब क्या था कि वो क्वालिटी के नहीं थे। तो मैं बच्चों को कहता रहा कि ये मत करो, तो लोग सोचते रहे मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ। मगर सर जो जेन्युइन चीज़ है वो कहीं से कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ के बतानी पड़ती थी, ऐसे करके आप पढ़ो। तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, और कहीं ना कहीं दिल में यही था कि यार बच्चों के लिए एक बैच निकालना है। तो मैंने वो फिर करियर विल के साथ और आप लोगों के साथ मिलके जब ये बैच निकाला, तो ये मेरा एक सपना था और ये सच हुआ। और इसलिए मैंने इतनी, आप देख सकते होंगे कि मैंने इतनी शिद्दत से काम इसीलिए किया क्योंकि ये मेरा एक गोल था। और आज मैं बच्चों को कुछ नहीं बोलता, ये नहीं करना वो नहीं करना, बस जाओ करियर विल का बैच लो, उसकी शीट करो, उसकी DPP करो, बस। सही है। ये वही चीज़ है, जैसे आप बोलोगे कि MS चौहान कर लो, बहुत है, मुझसे पढ़ लो, बहुत है। सही है। ये तो आपने बताया बुक का आइडिया कैसे आया, ये वाइब्रेंट का आइडिया कैसे है? वाइब्रेंट का आइडिया एक्चुअल में क्या है कि जब हम दूसरे संस्थान में हम सब लोग पढ़ाते थे तो थोड़ा सा डिफरेंसेस हो गया था, है ना। इस पे मैं 1 मिनट आपसे लेना चाहता हूँ, बच्चों को बताना चाहता हूँ वाइब्रेंट क्या है। तो आप समझो कि निंजा सर, MS चौहान सर, N अवस्थी सर, ब्लैक बुक के ऑथर पंकज जोशी सर, नीलकमल सेठिया सर, NKS सर और VK जायसवाल सर, ये सारे टीचर सोचो मिल जाते हैं और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खड़ा करते हैं जिसका नाम है वाइब्रेंट। और कोटा में वो मतलब एक प्राइम इंस्टीट्यूट बन जाता है। मतलब कोई आएगा कोटा माने वाइब्रेंट, वाइब्रेंट माने कोटा। तो OG टीचर से पढ़ना, जैसे आप लोग करियर विल के बैच से पढ़ते हो, उस तरह वाइब्रेंट से ऑफलाइन पढ़ने का मौका मिलता रहा। मैं आपको सर, मैं वाइब्रेंट है ना, जो मैं वाइब्रेंट के बारे में कैसे जानता रहा, मैं आपको ये बताता हूँ। एक तो एक किताब N अवस्थी किताब 11th में देखी थी मैंने। अच्छा। MS चौहान तो उस पर मैंने नोट नहीं किया, पर N अवस्थी मुझे अच्छे से याद है। डायरेक्टर वाइब्रेंट अकेडमी कोटा, ऐसे लिखा होता। अच्छा। फिर जब मैं IIT गया, मैं वाइब्रेंट से हूँ, मैं वाइब्रेंट से हूँ, इतने बच्चे कहते हैं मैं वाइब्रेंट से हूँ। तो मुझे किसी कोचिंग की असलियत जो है ना, मतलब उनकी जो असली औकात कह सकते हैं, वो मुझे IIT में दिख जाती है कि भाई कि जिधर के बच्चे IIT में दिखे हैं वही कोचिंग है, वरना शोर है। आप समझ पा रहे हो बात की? समझ गया मैं। IIT में मेरे आसपास दिख गए ना बंदे, आसपास हॉस्टल में सब जगह दिखते हैं, दिख गए। तो वहाँ पे मुझे इतने बंदे वाइब्रेंट के वहाँ मिलते रहे। मैं क्या है वाइब्रेंट, क्या है वाइब्रेंट, कुछ होगा। फिर यहाँ पे आके देखा, इतना शानदार वाइब्रेंट है और इतने शानदार यहाँ के टीचर। तो सबसे बड़ी बात नॉलेज, ये चीज़ है जो नॉलेज पर चलिए, ना कि हवाबाजी पर, हाइप पर नहीं। तो ये वाइब्रेंट। बाकी सर आप बताइए कैसे है आपके दिल में? तो उसके अंदर फिर ये 2009 में स्टार्ट हुआ। इनिशियली ये इनिशिएटिव नरेंद्र अवस्थी सर ने लिया था, तो वो इज़ द फर्स्ट पर्सन जिनका आइडिया था कि भाई डिफरेंसेस हो रहे हो। तो फिर उन्होंने सबको एक एक करके हमको जोड़ा
और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जिस दिन वाइब्रेंट लॉन्च हुआ वो 2009 20 फेब को। क्यों लॉन्च हुआ 20 फेब को? क्योंकि हमारे बैचेस चल रहे थे, तो हमने वहाँ पे पुराने संस्थान में क्लास 11th का कोर्स, क्लास 12th का कोर्स, ड्रॉपर कोर्स, सारा कोर्स हमने ख़त्म किया। और हमको सैलरी तो 1 तारीख को मिलती थी, लेकिन हमने 20 तारीख तक पढ़ाया, क्योंकि हमारा बच्चों के साथ मतलब इथिकल वे है कि सब लोग जिस बैकग्राउंड से सब कहेंगे भाई बच्चे फर्स्ट और अपना इथिक्स फर्स्ट। तो हमने 20 तारीख को पूरा कोर्स ख़त्म कराया, 19 को, 20 को लॉन्च किया। तो 20 को जब मैंने लॉन्च किया, हमको काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उस समय घर जा चुके थे। तो 20 को जब लॉन्च हुआ तो नितिन जैन सर का घर है विज्ञान नगर के कॉर्नर पे, वहाँ लॉन्च हुआ। तो सुबह 9 बजे 4000 बच्चों ने घर को घेर लिया। और जो हाईवे है वो ब्लॉक हो गया, ठीक है ना, हाईवे ब्लॉक हो गया। अब बच्चे बोले कि सर हमें मतलब एडमिशन लेना है, कैसे लें? तो हमारे पास तो फॉर्म ही नहीं। तो नितिन जैन सर के घर पे एक कंप्यूटर था, तो सर ने तुरंत टाइप करके एक छोटा सा फॉर्म बनाया। फिर हमने 1-2 आदमी तुरंत हायर किए और उनको मार्केट भेजा और 4000 फॉर्म लेके आए, है ना। तब तक पुलिस भी आ गई। पुलिस ने बोला आप जल्दी फॉर्म देके बच्चों को जाने को बोलो। तो फिर हमने बच्चों को फॉर्म दिया और दूसरे दिन ये न्यूज़, एक इंग्लिश पेपर है इंडिया का नंबर 1, उसमें ये न्यूज़ पब्लिश होती है कि टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा ब्रेक्स, है ना, एंड 7 HODs ओपन देयर ओन कोचिंग वेंचर। वो न्यूज़ पूरे इंडिया में सर्कुलेट हुई, ठीक है ना। वो बिल्कुल टॉप न्यूज़पेपर था, तो वो पूरे इंडिया में सर्कुलेट होगी। तो हमको रातों रात मतलब 4000 में से हमने टेस्ट करवाया और सिर्फ 800 बच्चे हमने लिए थे। बताओ वाइब्रेंट का सर मैं ये देखता हूँ कि बच्चों को ऐसे लेते नहीं है। हम आज भी नहीं लेते हैं। आज भी अगर तुम वेबसाइट पे जाओगे तुम देखोगे 60% का क्राइटेरिया लिख रखा है। सर आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या है, उन्होंने ना इसको बिजनेस बना लिया है। तो वो क्या करते हैं, जिस बच्चे का नहीं भी IIT हो सकता उसको भी ले लेते, पैसे तो दे ही रहा है, पैसे दे रहा है। तो ये गलत है। पर वाइब्रेंट में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, हमने शुरू से ये मेंटेन किया उसको कि इस बार भी हमने 11th में उन्हीं बच्चों को लिए जिनके एंट्रेंस में 60% से ऊपर थे। यहाँ के बच्चे से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, जब बच्चे दिखते हैं सर ऐसे किसी बच्चे को उठा नहीं लिया। बच्चों में है सर, यहाँ के बच्चे सवाल भी ऐसे पूछते हैं। मैंने कहा अच्छा, हालांकि हल्के सवाल नहीं पूछते, वो ब्लैक बुक से ही सवाल पूछते हैं। अच्छा, एक बाहर जाके शॉपकीपर से वाइब्रेंट की फीडबैक लोगे ना तो तुम्हें बहुत शानदार फीडबैक मिलेगा। वाइब्रेंट का बच्चा जब दुकान पे जाता है वो बार्गेनिंग नहीं करता है, वो सिर्फ बोलता है ये किताब दे दो, ये कॉपी दे दो, ये दे दो, वो लेके घर आ जाता है। नॉर्मल बच्चे जाते हैं ये कॉपी कितने की है, वहाँ इतने में मिलती है, ऑनलाइन इतने में मिलती है। वो उसके पास टाइम नहीं है, वो उसको पता है कि मैं आगे जाके क्या बनने वाला हूँ, है ना। वो तो टू द पॉइंट जाता है और चीज़ें खरीदता है। 100 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, लगने दो। टाइम को उसने टाइम मैनेजमेंट कर रहा है वो पूरा अपना, समझ। तो इस तरीके। और दूसरा फिर इंटरेस्टिंग चीज़ रखा, 2010 में हमारा जो पहला रिजल्ट आया ऑल इंडिया रैंक 16, संचार शर्मा राजस्थान का टॉपर था। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि नामी संस्थान जिसके टॉप 100 में 35 बच्चे आते थे, उसकी फर्स्ट रैंक आई 24 टॉप रैंक, और हमारी आई 16। वो न्यूज़ छपी, हमने एड वेड नहीं दिया, एक न्यूज़ छपी। और फर्स्ट टाइम वाइब्रेंट ने 33% JEE एडवांस में रिजल्ट दिया, परसेंटेज 33% सिलेक्शन रेशियो। मैं बता रहा हूँ, मैं 10% भी किसी का नहीं है। 1 out of 3 स्टूडेंट्स गोज टू IIT, और बाकी मुझे लगता है 2 में से 1.9 1.8 स्टूडेंट्स किसी ना किसी अच्छे NIT बिट्स वगैरह में, उसमें मतलब बच्चे सब अच्छे सेटल हो अच्छी जगह सेटल हुए होंगे। और आपने वैसे फिल्टर करके बच्चे लिए थे। एक तरह से वाइब्रेंट IIT जैसा ही हो गया अगर हम देखें तो, कि IIT में क्या होता है, एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस से फिल्टर करके बच्चे लेते हैं, फिर उनको वो 4 साल सिखाते हैं, उनको बड़ा करते हैं, बढ़िया प्री IIT और उसमें भी लोग यही कह रहे थे कि IITians तो वैसे भी तरक्की करते हैं। मैं सबको कहना, क्योंकि IIT के बंदे कैसे लिए थे, ये झूठ है। मैं बतौर IIT नहीं कह सकता हूँ। अगर मैं IIT दिल्ली में ना होता और किसी Tier 2 Tier 3 कॉलेज में होता तो मैं निशान जिंदल ना होता, मेरा वो विकास ना हो पाता, और लाइफ में जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर पाता। माहौल बहुत मैटर करता है, चाहे आप कितने भी एक्सीलेंट हो। पौधा या बीज जो है उसको बढ़िया खेत चाहिए तभी बड़ा होगा वो, और बंजर में थोड़ी उग सकता है। और IIT जैसे IIT एक उपजाऊ जमीन है, ऐसे वाइब्रेंट भी है। इथिकल में बस क्या है कि अब ऑनलाइन में हम लोग अब आए, थोड़ा सा वो लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो जो भी तुम बाहर एडटेक वगैरह देखते हो वो हमारे स्टूडेंट हैं। ज़्यादातर एडटेक में इन्वेस्टर देखोगे वो भी हमारे स्टूडेंट हैं। तो और अच्छा नहीं, बच्चों ने हमको बोला नहीं, बच्चों ने हमें कंटिन्यूस बोला 2016-17 से कि आप ऑनलाइन आओ, लेकिन वो तुम्हारे साथ ऑनलाइन आना लिखा था। मैं भी सर आप लोगों का इनडायरेक्ट स्टूडेंट ही हूँ। मैंने MS चौहान जो वो 2015 वाली है, हाँ वो पढ़ी है, वो पढ़ी है सर। मैकेनिज्म मैंने आपको बताया ना, मैंने स्टेटमेंट आपको बताई। NMST किताब मैंने ली है, वो मेरे से हो नहीं पाती रही, मेरे पे आप जैसी गाइडेंस नहीं थी तो हो नहीं पाती रही, पर मैंने उसकी कुछ चीज़ें ट्राई करी थी।
तो मैं आपका और MS चौहान जो बुक थी वो मेरे लिए वो थी, जो सोलोमन वाली वो मेरे लिए मेन जो थी गेम चेंजर थी। तो और ब्लैक बुक मेरे टाइम तक पहुंची नहीं थी, क्योंकि मैं 16 में पास हुआ और 15 में लॉन्च हुई थी किताब आई, तो वहाँ तक अभी पॉपुलर नहीं हुई थी। तो मैं भी आप लोगों का इंडायरेक्ट स्टूडेंट हूँ, और ऐसे बहुत सारे मैं देख सकता हूँ कि लाखों स्टूडेंट्स वो आपके इंडायरेक्ट स्टूडेंट्स होंगे। सही बात है। और एक IIT की प्रिपरेशन में वाइब्रेंट का एक और फायदा बताता हूँ कि हम लोग है ना पूरा IIT एडवांस पे फोकस रखते हैं बच्चे को। हम इधर नहीं रखते बच्चे को कि भाई मेंस की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट कर दिया बिट्स। उसका मेन एम IIT एडवांस है, उस पर पूरा फोकस रखते हैं। मतलब कोर्स खत्म किया, कोर्स खत्म होने के बाद रिवीजन प्रोग्राम में फिर एक्चुअल में IIT की तैयारी तो IRP, हाँ IRP इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम, IIT की तैयारी तब होती है जब कोर्स खत्म होता है। हाँ जी। फिर आप सारे मिक्स क्वेश्चन दे सकते हो। तो बच्चों को हम लास्ट तक एडवांस में, मतलब अगर वाइब्रेंट का सारा मटेरियल कोई करे और उसका सिलेक्शन या उसकी अच्छी रैंक नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, यकीनन नहीं हो सकता। बिल्कुल समझ गया। ये तो वही बात हो गई कि अगर कोई हर रोज योगा करे और उसकी सेहत ना बन जाए, ये हो ही नहीं सकता। वो मिस कर रहा है, गायब कर रहा है चीजों को। मैंने सर एक चीज देखी है वाइब्रेंट की, आप लोग मेंस का रिजल्ट छापते ही नहीं हो। मेंस जैसे कोई एग्जाम ही नहीं है। अच्छा, मेंस के रिजल्ट के दिन में हम लोग है ना, कई बार तो सुबह बोल ही जाता है कि मेंस का रिजल्ट है, शाम को ही पता करते हैं कि रिजल्ट का क्या हुआ, ऐसे मतलब, और बच्चों से ही पूछते हैं। तो अभी वो ऑल रैंक 2 साहिल जैन था ना, उसकी ऑल 40 रैंक थी उसकी मेंस में। उसको हमने पूछा शाम को क्लास के बाद, याद आया मेंस का रिजल्ट क्या हुआ? सर मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैंने देखा ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ऐसे बच्चे हैं, देखते ही नहीं रिजल्ट। मैं सर मेरे टाइम पर मैं मेंस को क्या मानता रहा, और जो सच है सर, जो आजकल सर ऑनलाइन में क्या मीडियोक्रिटी को बहुत प्रमोट किया जाता है, तो मेंस के रिजल्ट को बहुत बड़ा बना दिया गया है। मगर मेरे लिए बतौर एस्पिरेंट 2015 में जेई मेन एक स्क्रीनिंग एग्जाम है बस कि ये पेपर दूंगा तो मैं एडवांस पेपर दे पाऊंगा जे एडवांस का, उसके लिए बस ये एग्जाम देना है। इसकी रैंक वैंक साइड करो, मेन पेपर तो एडवांस है। मुझे एक बंदा, मेरा दोस्त था ध्रुव सहगल, वो आके बोलता रहा, जिंदल भाई मेंस का भी एक पेपर होता है पता है, वो कब देगा, उसकी तैयारी कब करेगा? मैंने कहा भाई उससे कौन सा IIT मिलता है वो बता। तो मैंने नहीं करी जे मेंस की तैयारी। मैंने आप कह सकते हो 10-15 दिन लास्ट के कुछ उसमें मेंस का कुछ देखा होगा कि देख लेते यार, थोड़ी तो इज्जत करो एग्जाम की। सही है। तो उसके बाद फिर एडवांस ही है अपना मेन जो है, एडवांस ही करा। और एडवांस की तैयारी प्योर करना बहुत जरूरी है। उसके लिए टाइम चाहिए, और चीज़ों को करने के लिए टाइम चाहिए। आप सर आपने नोट करी क्या चीज़, बच्चा आज की डेट में क्वेश्चन करता है या वो सब करता है मेंस का, और अपना वॉलपेपर लगाता है IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली का। ये कैसे हो पाएगा? और एक और ऑनलाइन में मैंने एक बच्चों में देखा कि बच्चे ना हर लेक्चर में बोलते हैं एडवांस लेवल को लेके जाओ। ये तो ऐसा हो गया है कि जैसे आप 10 किलो वजन उठा रहे हो, हम उसको ट्रेंड कर रहे हैं कि 10 किलो, फिर 15, 50। वो सोचता है इस लेक्चर में ऐसा कुछ हो जाए कि एडवांस का हो जाए। अरे तुम कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, चीज़ें हो रही है, वो एडवांस ही हो रहा है, तभी तो तुम दौड़ पाओगे उस पर। सर जैसे NA सर भी ना, अब क्या सर वो धीरे धीरे मैंने एक चीज़ देखी है, मैं आपको इसके बारे में भी एक अपनी, मैं एज एन एस्पिरेंट आपको ये बातें बताना चाहता था कभी, आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बहुत बच्चे मुझे आके बोलते हैं कि यार इस किताब पे एडवांस लिखा हुआ है, पहले मेंस तो कर लूँ, पहले NCERT तो कर लूँ। ऐसा कई लोग उनको सलाह भी देते हैं। वो लोग को पता है क्या होता है, वो आपका भला चाह रहे हैं पर भला जानते ही नहीं क्या है, भला होगा क्या आपका वो नहीं जानते। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं ये बात बोलता हूँ, इस पे लिखा है एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे ही मैं सर जी तेवानी सर है, उनकी किताब करता रहा, उस पर भी जे एडवांस लिखा होता था, मेंस नहीं लिखा होता था। अब कुछ भी लिखा होता है पर पहले जे एडवांस लिखा होता था। तो मैंने लोगों को बताया कि भाई इस पे देखो ये किताब करता हूँ मैं तो खुल के बताता रहा भाई, ये करता रहा मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे भी। बच्चे छुपाते हैं ना मटीरियल, मैं नहीं छुपाता रहा। मैंने कहा था अच्छी बात है अगर मेरा मुकाबला कोई खड़ा हो जाएगा तो। और सर आपको यकीन बताऊँ, मेरे बैच में जो कोचिंग में जिस बैच में पढ़ता रहा, मेरी रैंक थी 247, सेकंड हाईएस्ट रैंक पता कितनी थी सर? 7500। अच्छा, जिस कोचिंग तुम पढ़ते थे? हाँ जी, मेरे बैच में। तुम्हारे बैच? और 7500 वाला बंदा वो मेरी संगत की वजह से 75 पे है। ओके। वो मेरा साथ का दोस्त था। अब मेरे स्कूल में आप देखो, मेरी पहली रैंक थी 247, सेकंड हाईएस्ट रैंक थी 22,000। ओ, स्कूल के अंदर? हाँ जी। अच्छा, फर्स्ट 247 और सेकंड 22,000, 22,000। 2 0 बढ़ा दो, हाँ तकरीबन। तो ये था, क्योंकि मैं जो है ना ये एडवांस शब्द से डरता नहीं था। मुझे पता है कि जो भी एडवांस टीचर होता है वो शुरू से शुरू करता है। उसको नहीं पता क्या कि बच्चे को नहीं आता होगा। सही बात। उसको सब पता है भाई, टीचर को बहुत पता है, टीचर सब जानता है। अगर टीचर है, बढ़िया टीचर है, तो मतलब हर टीचर को टीचर नहीं मानता है, जो बढ़िया वही टीचर है। और टीचर को पता है भाई, विश्वास करो
तो एडवांस मैंने कहा शुरू से ही शुरू करते हैं, तो वही जो आप कह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। वो जैसे बता, बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो फाउंडेशन तो स्ट्रांग होगा ही बिल्कुल होगा। बिल्कुल, उसके बिना बड़ी बिल्डिंग बनेगी नहीं। तो इस तरीके से वाइब्रेंट की हमारी जर्नी बहुत शानदार है और आगे भी शानदार चलती रहेगी। अच्छा, वापस हमको अभी वापस कॉन्फिडेंस आ गया जब से तुम्हारे साथ जुड़े हैं ना, जब से ये तुम्हारे साथ बेस्ट लॉन्च किया ना, और उसमें मैंने तुम्हें एक बताया था, मैंने कुछ बच्चों के ईमेल्स मेरे पास आए थे, तो 60-70 बच्चे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं क्लास 11th में। तो वी आर वेरी श्योर कि आने वाले टाइम में तुम बहुत अच्छा रिजल्ट ऑनलाइन से देखोगे। बिल्कुल, है ना। तो बच्चे रेगुलर बच्चे आने वाले क्या हुआ, उसमें टाइम लाइन में नाम रेगुलर फिक्स दिखता है कि यार ये बच्चे रोज आ रहे हैं, और उनके आंसर देने से दिखता है। तो डेफिनेटली एक ऑथेंटिक रिजल्ट जो 2 साल बच्चे पढ़ गया, 1 साल पढ़ के बच्चा आएगा, वो तुमको अब ऑनलाइन में देखने को मिलेगा। ऐसा हमें पूरा कॉन्फिडेंस आया इस बार सर। बल्कि 10वीं के बहुत सारे 98-99% स्कोर वाले बच्चों ने हमें चूज किया। उनको सर, उनको दिख जाता है कि बच्चा जो मेहनत करने वाला, उसको दिख जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और जिस बच्चे ने पहले खराब चॉइसेस करी थी, जिससे उसका स्कोर कम आया था, उसकी वो हैबिट जो है ना खराब चॉइसेस करने की, वो रहती है काफी टाइम तक। सही बात है। तो है, हमें अच्छा चूज किया बच्चों ने, अच्छे बच्चों ने बहुत चूज किया, दिखता है। बच्चे मुझे ना कमेंट्स में लिखते हैं कि भैया लुक्स मैक्सिंग करो। अच्छा, ठीक है, कि आपने ये किया, वो किया, सब किया, बढ़िया IIT किया, फिर ये स्टार्टअप्स किए, कोर्स लॉन्च किया, ये सब, और लुक्स मैक्सिंग भी करो। अच्छा, तो इसमें कि भाई अपने थोड़ा सा लुक्स बढ़िया बनाओ। तो आपने अपनी आपके सर लुक्स मैक्स दिखती है मुझे। हाँ। तो कैसे, कब करी आपने, कब आपको चाव चढ़ा एथलेटिक्स का और इन सब चीज़ों का? वो सब तो क्या हुआ कि पढ़ाते पढ़ाते 2016 तक मेरा वेट इतना बढ़ गया ना। कितना हो गया? 106 kg मेरा वेट 106। और कितनी हाइट है आपकी? मेरी 6 फीट है। 6 फुट पे 106। ओके। हाँ, तो और क्या कि पेट वेट आ गया, और मतलब बहुत सारी हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए। तो मेरा ब्रदर डॉक्टर है, तो मेरी मदर को बोलता है कि इसको जल्दी से 2 गोलियां खानी है, एक तो ब्लड प्रेशर की और एक डायबिटीज़ की। तो मैं बड़ा सोचता था यार ऐसा, क्योंकि मैं घर पे जाता ना, होम टाउन मम्मी के पास बैठा रहता, चाय पी रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, ऐसे लाइफस्टाइल पूरी। तो फिर मेरे को आया कि नहीं यार, वेट कम करना चाहिए। तो मैंने देखा मेरी वाइफ भी सुबह अपने सहेलियों के साथ वॉक करने जाती है। मतलब पहले उसने मेरे को समझाया, मेरे समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा यार चालू करता हूँ घूमना, यार अब तो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो मैं विज्ञान नगर में पार्क में रात को 11 बजे घूमता था। ओके, रात को क्यों? वो 9 बजे तो आता था घर पे, फिर खाना वाना खाया, फिर 1 घंटा आराम किया, फिर 11 बजे जाता। तो सुबह क्यों नहीं? सुबह उठ नहीं पाते थे ना। सही है। तो फिर 11 बजे घूमता, अकेला घूमता रात को। फिर वहाँ मेरे को कुछ बच्चे मिल जाते, ओके, उनके साथ बात करते करते है ना, फिर पता चला यार सुबह की मॉर्निंग वॉक अच्छी होती है। अब सुबह तो उठना ही 8 बजे था, क्लास होती थी मेरी 10:30, तो मैं 9 बजे घूमने जाता था धूप में। तो फिर वहाँ पे मेरा क्या सर्किल बन गया। तो फिर मेरे को समझ में आया यार घूमने से कुछ नहीं होगा यार, थोड़ा एक्सरसाइज करनी और ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम में जाके, जिम में तो एक्सरसाइज करते हाथ पाँव बहुत दुखते, और ज़्यादा से मतलब हेल्थ में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा था। फिर मैं वहाँ, मेरे को जिम में 2-3 लोग मिले, बोला रनिंग करने चलते हैं। तो यहाँ की इनसेप रनिंग क्लब है, अजय शेट्टी सर है, जैसे मतलब वो यहाँ के रनिंग के फाउंडर हैं, ये समझो आप। तो उनके साथ मैं रनिंग करने गया, और रनिंग क्या, मैं शॉन है वो। हाँ, रनिंग शॉन है। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके साथ मैं रनिंग करने गया। पहले दिन 12 किलोमीटर दौड़ा दिया उन्होंने मुझे, और मेरा वेट भी ज़्यादा, मेरे नी में पेन। तो मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि यार बहुत कुछ किया जा सकता है अगर अच्छा टीचर साथ। 12 किलोमीटर दौड़ाया उन्होंने? 12 किलोमीटर दौड़ाया। उसके पहले मैं जिंदगी में कभी भी 5 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा। मैं 7 से ऊपर नहीं दौड़ा कभी। और नी कैप लगे हुए, दोनों जॉइंट्स में पेन था मेरे, वेट ज़्यादा होने की वजह से। फिर उन्होंने बताया कि हाफ मैराथन होती है दिल्ली। तो मैंने दिल्ली हाफ मैराथन उनके ट्रेनिंग में जाके पूरी की, और वेट भी मेरा कम होने लगा, फिटनेस आने लगी। रनिंग से तो बहुत इंपैक्ट आता है। फिर वहाँ पे रनिंग किया हाफ मैराथन में, पता चला कि फुल मैराथन कहाँ होती है। तो ट्रेन में ही मेरे साथ एक मनीष अरोड़ा सर थे, जो मेरे को रेगुलरली लेके जाते थे। मतलब मेन केड मैराथन को उनको जाता है मनीष अरोड़ा सर को। तो मनीष अरोड़ा सर रोज सुबह घर पे आ जाते, 5 बजे हॉर्न बजाते। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता उठने का, मैं उठ के फिर उनके साथ जाता था। तो फिर हम ट्रेन में आ रहे थे, तो पता चला कि फुल मैराथन मुंबई में होने वाली। मैंने ट्रेन में फुल मैराथन का रजिस्ट्रेशन कर लिया। मुंबई मैराथन, मुंबई में क्या ह्यूमिडिटी होती है, तो दैट वाज द टफेस्ट। इतनी तैयारी भी 4-6 महीने तैयारी की, लेकिन मैं मुंबई मैराथन दौड़ा। और उसके बाद मेरे को घूमने जाना था मार्च में रोम, इटली। तो मैंने पता लगा कि यूरोप में कहाँ होती है, तो मैं रोम में होती है। तो फिर मैं रोम मैराथन दौड़ने गया, फिर एम्स्टर्डम मैराथन दौड़ा। फिर मैं अपनी वाइफ को भी हम दोनों साथ में दौड़ने लगे। तो मैं 7 मैराथन दौड़ी 7 महीनों में, और एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया हमने। खतरनाक। यानी कि एक बार शुरू किया आपने, और उसके बाद उसके अंदर और डीप
जाने लग गए, मानो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। बिल्कुल बिल्कुल, और जाने लगे। फिर एम्स्टर्डम में मैं स्विमिंग कर रहा था, मेरे बाजू में एक बंदा स्विमिंग कर रहा था फास्ट। मैंने पहली बार किसी आदमी को इतना फास्ट स्विमिंग करते हुए देखा। तो मैंने उसको पूछा, यार मेरे आप इतनी फास्ट स्विमिंग कर क्या रहे हो? उसमें बोला, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आयरन मैन। तो मैंने कहा आयरन मैन क्या होता है यार? तो उसने कहा आयरन मैन 3.8 किलोमीटर स्विमिंग होता है, 42 किलोमीटर रन और 180 साइकिलिंग। तो मैंने कहा अपन तो 42 किलोमीटर दौड़ने के लिए एम्स्टर्डम आ गए, मैं और मेरी वाइफ और कुछ लोग और भी थे। तो मैंने कहा यार ये बंदा तो आयरन मैन कर रहा है यार। मैंने कहा इससे क्या होता है? बोला ये सबसे मुश्किल इवेंट है। तो मेरे को लगा IIT एडवांस यही है, यही एडवांस है, मतलब हम तो मेंस ही कर रहे हैं। तो फिर मैं इंडिया आया यहाँ पे, तो यहाँ एक मृगेश गुप्ता सर है, उन्होंने पहली बार आयरन मैन किया। तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा यार बहुत टफ होता है, उन्होंने गाइडेंस दी। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि यार आयरन मैन का अच्छा कोच कहाँ है, कोचिंग अच्छी कहाँ? कौन सा साल में किया? ये 2019 में। फिर डियोगो एक पोर्तुगल के कोच हैं, उनको मैंने मतलब कांटेक्ट किया, रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे कोचिंग स्टार्ट की। उन्होंने कहा यार 4-5 महीने हैं लेकिन इट इज़ वेरी टफ। मैंने कहा आप कोचिंग दो, आई विल गिव माई बेस्ट, कि ठीक है। उन्होंने मुझे कोचिंग दी और मैंने पूरी यहाँ पे 42-43 डिग्री पे टेम्परेचर में मैंने साइकिलिंग और पूरी तैयारी की। और फिर मैं गया फ्रैंकफर्ट जर्मनी। मुझे लगा ठंड वंड होगी वहाँ पे, और उस दिन जिस दिन आयरन मैन था उस दिन वहाँ पे हीट वेव आ गई। तो 4000 एथलीट थे, 2000 लोग डिस्क्वालीफाई हुए उसमें। तो जैसे ही मैंने स्विमिंग की, स्विमिंग लेक में होती है, बहुत शानदार लेक, और आराम से हो गई स्विमिंग, आराम से मतलब ठीक ठाक। फिर मैंने साइकिलिंग की 50-100 किलोमीटर करीब। मैंने कहा यार आयरन मैन यही होता है क्या यार? फिर 100 के बाद 6 घंटे हो गए, फिर बॉडी डिहाइड्रेट होने लगी। इतना चैलेंजिंग था, बड़े बड़े हिल थे उसमें, एक हार्ट ब्रेकिंग हिल है ना, हिल का नाम ही है। फिर मतलब पूरे दिन, मतलब वन ऑफ माई बेस्ट डे था वो, है ना। पूरे दिन ऐसा लगा, उसमें बहुत सारे कट ऑफ होते हैं कि 90 किलोमीटर साइकिलिंग, 150 किलोमीटर साइकिलिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग, 20 किलोमीटर रेस। मैंने पूरा लास्ट में पूरी जी जान से उसको कंप्लीट कर लिया। तो कंप्लीट करने के बाद मेडल वेडल भी मिल गया मेरे को, सब कुछ हो गया। फिर मेरे पास मैसेज आता है, यू आर डिस्क्वालीफाइड बाय 2 मिनट्स। मतलब कट ऑफ से बस रह गया। तो उन्होंने बोला आपकी मैंने वॉच देखा, वॉच में थोड़ा सा मेरा गैप रह गया था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे खुशी थी कि अपन ने यार बेस्ट तैयारी की, और मुझे ये खुशी थी कि यार कोच ने जितना बताया था ना उसका मैंने 70% ही कर पाया था। फिर मैं सोचने लगा कि काश यार जो टीचर ने बताया था अगर मैं 100% किया होता ना, मैं कर लेता इसको। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। फिर 2019 में वापस आए हम, और फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया का रजिस्ट्रेशन कराया 2020 मई में। मैंने कहा एक साल अच्छे से तैयारी करेंगे। इस बार मैंने बहुत अच्छी तैयारी की और बहुत अच्छी फिटनेस हो गई मेरी, मैं और मेरी वाइफ दोनों की। तो फिर जैसे ही वो जाने लगे आयरन मैन के लिए, मार्च में वो कोविड आ गया। तो मेरे वो सारे रजिस्ट्रेशन के पैसे अटक गए, होटल के पैसे, फ्लाइट के पैसे सब अटक गए। और मेरे साथ क्या है कि मतलब हम 7 लोग जा रहे थे, मेरे एक फैमिली और थी, तो 7 लोग वो मेरे मिलने वाले लोग हैं। तो हम पैसे अटक गए और प्लस तैयारी जीरो हो गई एकदम, क्योंकि आप जैसे ही फिटनेस नहीं करते हो ना वापस खत्म हो जाती है। घर बैठे हो। फिर मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया अपने लिए सही नहीं है, अपन 2021 न्यूजीलैंड करवाएंगे। फिर न्यूजीलैंड का रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर घर में हमने आयरन मैन की तैयारी की। अब घर में कैसे की कि जैसे साइकिलिंग तो इंडोर करते हैं हम, वो ट्रेनर आता है, ऐप के थ्रू हो जाती है। लेकिन स्विमिंग कैसे करें? तो स्विमिंग के लिए एक बाथ टब लेके आए। एक टब होता है ना, तो रोड साइड देखना टब मिलता है प्लास्टिक के, और वो तो छोटा ही होता है, कितना ही बड़ा होगा? 8-10 फीट का होता है, 8-10 फुट 10 फीट का, जिसमें पानी भर लिया। सर 6 फुट का आदमी है, अगर 8 फुट के उसमें हाथ फैलाएगा तो खत्म हो गया। हाँ, तो अब हमने क्या किया कि उस पर एक बेल्ट लगा के पीछे हुक लगाया और उसको पीछे दीवार से टच कर दिया। ओके। और फिर आप स्विम करो, अब आगे जा ही नहीं पाओगे। तो स्टैंडिंग स्विमिंग की, रेजिस्टेंस बैंड लगा के। ओके। फिर पूरी तैयारी की और फिर मैं न्यूजीलैंड के लिए गया। तो न्यूजीलैंड में उन्होंने आने नहीं दिया मुझे, वो कोविड था ना, तो मैं फिर नहीं जा पाया। तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया वापस 2022 में, मेरा रजिस्ट्रेशन था ही, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया गया वापस। उस समय मैंने वो कोच ले लिया ऑस्ट्रेलिया वाला। तो मैं वहाँ गया और 150 किलोमीटर साइकिलिंग पे डिस्क्वालीफाई हो गया। तो मतलब मैं 2 बार तो तैयारी करके नहीं जा पाया और 2 बार मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन मैं वहाँ से जब वापस आ रहा था, मैं सोचा नेक्स्ट कहाँ है। तो नेक्स्ट, क्योंकि मैं बच्चों को हमेशा क्लास में बोलता हूँ यार कि आप कोई भी काम स्टार्ट करो ना, उसके पहले 10 बार सोचो, लेकिन स्टार्ट करने के बाद फिर जी जान से करो उसको। तो वो फिलॉसफी में भरोसा करता हूँ। तो मैंने वापस आके देखा एस्टोनिया में अगस्त में आयरन मैन ने, तो इस बार मैंने किसी को कुछ बताया नहीं, है ना। मुझे लगा वो नजर लग जाती है, ये बातें बताई नहीं जाती, टॉप सीक्रेट रखा एकदम। और यहाँ तक कि मेरे फादर को भी पता नहीं। और मैं एस्टोनिया में गया और मैं रोज़ फ़ोन करता हूँ दिन में 2 बार। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में, मेरे पिताजी का फ़ोन लगे ही नहीं, कौन सा नॉर्मल कॉल तो लग नहीं रहा था, तो मैं व्हाट्सएप कॉल करके उनसे बात कर रहा था। और वहाँ एस्टोनिया में बीच आयरन मैन मेरे पिताजी का फ़ोन आया 100 किलोमीटर में, कह गया 2 दिन से तेरा फ़ोन नहीं लग रहा है, क्या है? तो मैंने व्हाट्सएप पे कॉल किया साइड में रुक के, मैंने कहा पापा मैं अभी करता हूँ, शाम को यहाँ बाहर बेंगलोर आया हूँ। ऐसा मैंने थोड़ा झूठ बोला पिताजी से। तो मैंने कहा अभी बोलूँगा मैं बाहर हूँ तो वो घबरा जाएंगे एकदम।
तो उसके बाद फिर वो आयरन मैन मैंने कंप्लीट कर लिया। और मेरी वाइफ दोनों कंप्लीट किया। मैंने पिताजी को फ़ोन किया, मैं पापा मैं एस्टोनिया में हूँ, यूरोप में हूँ और मैंने आयरन मैन कर लिया। तो मेरे पिताजी को भी पता था कि ये बहुत सालों से लगा हुआ है, तो वो इतने खुश हुए। और बाद में मुझे पता चला मेरी मम्मी, मेरे फादर, सब लोग जगे हुए हैं, क्योंकि रात के 2 बज गए थे इंडिया में और वहाँ 10 बजे थे। तो उन्होंने क्या किया, पड़ोस में एक लड़का रहता है उसको बुलाया कि यार ये आयरन मैन इसका उसको लगाओ, लाइव लगाओ। उनको फ़ोन किया, शक हो गया ना, तो उन्होंने ट्रैक किया। फिर मैंने ट्रैक किया तो वो बंदे ने रात भर बैठ के बताया मेरे पेरेंट्स को कि अब 10 किलोमीटर हो गए, 11 किलोमीटर हो गए, 12 किलोमीटर हो गए। फिर 2 बजे आयरन मैन खत्म हुआ, 3 बजे मैंने उनको कॉल किया, तब जाके वो सोए, है ना। तो मतलब, और वो मैंने इसलिए किया कि यार मेरे को इंटरनली ये था कि यार मैं बच्चों को बोलता हूँ यार गिव अप नहीं करना और खुद कर दूंगा, तो फिर तो यार बात सही नहीं है ना वो। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर 2023 में मैं फिर गया ऑस्ट्रेलिया वापस। मेरे दिमाग में होता है कि ऑस्ट्रेलिया को करना है, और मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने कहा नहीं पापा आपको जाना है। मैं तो जा ही नहीं रहा, तो आधे तो बच्चे मोटिवेट कर देते हैं। फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया में किया। फिर 2024 में मैंने फिर वापस, मैं और मेरी वाइफ हम इटली गए, सर्विया एक जगह है इटली में, वहाँ किया। फिर 2000 अभी रिसेंटली मैंने हैम्बर्ग में किया। तो साल में 8 महीने वर्कआउट करते हैं, 4 महीने आराम करते हैं। और 4 महीने या फिर वो पूरा अभी हाँ, एट प्रेजेंट मेरा 6 किलो वजन बढ़ गया आयरन मैन के बाद। अभी मैं खूब वो कर रहा हूँ। आप 4 महीने चीट करते हैं, 8 महीने वो करते हैं मेहनत। 8 महीने मेहनत करता हूँ, क्योंकि उसको मेहनत करना है। ऐसे बच्चों को बोलता है एडवांस का एग्जाम हो जाए तो 1-2 महीना खूब आराम करना है, एंजॉय करना है। एक्चुअली में बात बहुत बड़ी है कि जो एडवांस के बाद ना क्या होता है, कई बार दिल करता रहा कि एडवांस से पहले हम ये करें वो करें, पर ये होता है कि एडवांस के बाद करेंगे। और यकीनन उसके बाद 3 महीने ऐसा टाइम होता है जिसमें ना, आप सोचो सर, बंदा सुबह से रात तक लगा हुआ है पढ़ाई में, एडवांस हो गया। अब वो बंदा करे क्या, उसको घबराहट लग जाती है, मेरे हाथ कहाँ पर है, मैं करूँ क्या, पढ़ाई का तो कोई मतलब नहीं रहा, तो करूँ क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा तू एक काम कर, तू महाभारत लगा, ठीक है, और सुबह से रात तक मैं महाभारत देखता रहा बहुत दिन तक। तो आईआईटी की तैयारी, इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ ना, यहाँ पर कोटा में कोचिंग बच्चों को बोलता हूँ भाई आईआईटी की तैयारी करना आपको जीवन में बहुत कुछ सिखा देगा। रैंक लाओ तो मतलब मैं तो इक्विवेलेंट टू गॉड मानता हूँ बच्चों को, तुम्हारे जैसे बच्चों को। तो मुझे पता है कितनी मेहनत की होगी, कितनी बार अप्स एंड डाउन में झेला होगा, फिर भी लग के उन्होंने किया होगा। सिर्फ तुम सोचो, सिर्फ तैयारी कर रहा है सिंसियरली, तो वो भी तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है वो। बिल्कुल। अच्छा सर, एक ये बात बताइए, आप आध्यात्मिक तौर पे क्या करते हैं? मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? रोज पढ़ते हैं? रोज पढ़ता हूँ, और सूरज भगवान को जल देता हूँ रोज। सूरज को जल देता हूँ, हाँ। ओके। और बाकी सर, मैंने आपका वो भी देखा था कि आपका राज भंवर वेलफेयर ट्रस्ट है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। राज कंवर मेरी मदर का नाम है और भंवर सिंह जी मेरे पिताजी का नाम है। तो ये 2012 में हमने ट्रस्ट बनाया था। तो मेरे पिताजी की एक वो है कि बेटा हमेशा ना हाथ ऐसे रखना है, हाथ ऐसे नहीं रखना है, कि जो भी मिले उसको कुछ देने की कोशिश करो, चाहे तुमसे बड़ा हो तुमसे छोटा हो, ये मत सोचो कि उससे कुछ लेना है। तो इस भावना से हमने ट्रस्ट बनाया। तो इसमें अभी कोटा के अंदर हम लोग मजदूरों के बच्चों को पढ़ाते हैं और भंडारा भी करते हैं, और जोधपुर में हम 30 विधवाएं हैं उनको सपोर्ट करते हैं, जानवरों को सपोर्ट करते हैं, और ये 5-6 जिलों में हम चलाते हैं। तो कोटा में मेरा फोकस है कि 1 लाख बच्चे पढ़ाने हैं मेरे को। जैसे वो टारगेट होता है ना कोचिंग में 1 लाख बच्चे लाने, मेरा फोकस है 1 लाख बच्चे मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने हैं। और अभी हम करीबन 1000 बच्चे पढ़ा चुके हैं। 1000 पढ़ा चुके हैं, हाँ। क्या बात। तो इंडिया में ना बहुत नीड है काम करने की। मतलब यहाँ कई बार मैं देखता हूँ बच्चे ऑनलाइन बोलते हैं सर मुझे डिस्काउंट दे दो, मैं बहुत वीक हूँ। मुझे पता होता है वीक क्या होता है, क्योंकि जिन मजदूरों को बच्चों को पढ़ा रहे हैं झोपड़ी में रह रहे हैं, मतलब कपड़े भी पूरे नहीं है उनके पास, है ना, और वो पढ़ाई कर ही नहीं सकते हैं। तो हम उनको प्रौढ़ शिक्षा देते हैं, मतलब वो बच्चे कुछ सीख पाएँ, क्राइम में नहीं जाएँ, वो सारी चीज़ें। तो वो बहुत अच्छा है कोटा में। तो माइग्रेंट जो आते हैं ना मजदूर, जो मोबाइल मजदूर होते हैं, उनको हम लोग ये पूरा इमिग्रेंट टाइप उनको। सर ये बताइए, अब आप यहाँ पे सोशल सर्विस भी करते हैं, आप एथलेटिक्स भी करते हैं, आप यूट्यूब पे भी एक्टिव रहते हैं, आप टीचिंग करियर पे भी करते हैं, फिर वाइब्रेंट में भी टीचिंग करते हैं, वाइब्रेंट के डायरेक्टर भी हैं, और एक फादर भी हैं, हस्बैंड भी हैं। तो ये सब आप किस तरह एक साथ मैनेज कर पाते हो? मेरा ये मानना है कि जैसे अभी मैं आजकल कम काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं एथलीट की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैं जब एथलेटिक तैयारी करता हूँ सुबह जल्दी उठता हूँ, तो अगर आपके हैबिट्स प्रॉपर होंगे ना, सुबह जल्दी उठने के, टाइम पे सोने के, तो रूटीन में तो बहुत टाइम होता है अपने पास काम करने के लिए, है ना। तो मतलब पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि मुझे यार ये सारी चीज़ें करनी है, तो उसके हिसाब से फिर आपको टाइम का प्लान बनाना है, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉर्निंग में जल्दी उठना। अगर आप मॉर्निंग जल्दी उठ जाते हो तो फिर आपको डे में पूरा रनवे बहुत अच्छा मिलता है।
तो मैं प्लान कर लेता हूँ, क्योंकि एथलेटिक में सुबह जल्दी एक्सरसाइज करना होता है, 5 बजे से 7 बजे, 5 बजे 8 बजे, फिर मैं नहा धो के 8:30 पौने 9 तक फ्री हो गया, फिर मैं लंच जल्दी कर लेता हूँ, सुबह 9 बजे कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट के साथ, तो 9 बजे लंच कर लिया, अब मैं काम के लिए पूरी तैयार, फिर उसमें क्लास भी ले ली, कुछ वीडियोज़ बनाने यूट्यूब के लिए, वो वीडियोज़ भी बना लिए, और फिर राजभर ट्रस्ट में मेरे साथ 70 लोग और जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ इंटरेक्शन होता है मेरा व्हाट्सएप पे, और मैं फिजिकली हफ्ते में एक बार जाके देख लेता हूँ। और मैंने ऐसा देखा कि TCS के जो CEO है ना, एन चंद्रा नाम है शायद उनका, वो 32 कंपनी के ओनर हैं, मतलब हैंडल कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी में बहुत पोटेंशियल होता है, वो जितना सोचेगा उतना वो कर सकता है। सही बात है, मतलब एक आदमी को 24 घंटे उसमें वो खुद को भी नहीं संभाल पाता, और कोई दूसरा आदमी वो पूरा कॉन्ग्लोमरेट भी चला लेता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। समझ गए सर। एक बात वैसे एक दिल में आती है कई बारी, जैसे मेरी टीम के लोग भी कहते हैं और वैसे भी, कि MS चौहान सर मतलब इतने सीनियर टीचर हैं, उसके बाद भी ना इतने स्वीट हैं, ठीक है, कि मतलब आपका स्वभाव है इतना विनम्र है, हम्बल है, और आप में सर ज़रा भी मतलब ईगो या घमंड नहीं है, तो ये कैसे लाते हो आप सर? मतलब जैसे मैंने बैकग्राउंड बताया ना, कि जब मैं बहुत स्ट्रगल करके आगे आया, तो मुझे ऐसा लगा ईश्वर ने मेरे पे बहुत मेहरबानी की है ना, ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कभी भी गलत करूँगा या किसी का गलत सोचूंगा, कुछ होगा, तो ईश्वर उसको मेरी सज़ा देगा और मैं वापस पीछे जाऊँगा। तो मुझे ना डर लगता है गलत काम करने से, गलत सोचने से। तो गॉड फियरिंग है आप? गॉड फियरिंग है, बिल्कुल गॉड फियरिंग है। और क्या दूसरा, मुझे लगता नहीं इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत थोड़ी है किसी का गलत करना, गलत बोलना, या किसी का कुछ करना, कोई जरूरत। आप अच्छा सोचो ना, आपका खुद का मन अच्छा रहता है। मतलब अगर जैसे मान लीजिए मैं तुमको देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार तुम बहुत कुछ डिजर्व करते हो, जो जिस रास्ते पे चले हो बहुत कुछ मिलेगा तुमको आगे, तो मुझे खुशी होती है ना। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बढ़ रहा है, मेरे को किसी भी बढ़ते हुए आदमी को देख के बहुत खुशी होती है मुझे। तो सर ये जो आप इतना मीठा, इतनी मीठी वाणी बोलते हो, ये आपको क्या आपके घर पे भी ऐसे ही बोलते हैं? फादर भी ऐसे बोलते हैं? हाँ, मेरी मदर मेरे को एक चीज़ बोलती है कि बेटा तू 10 राम भगवान के बराबर है। माँ है ना, माँ तो बोल देती है, और बोलती है तेरे को गीली मिट्टी से बनाया। तो जैसे मैं अपने पेरेंट्स की बात कभी नहीं डालता, कई बार वो गुस्से में बोल देते हैं कुछ के ये ऐसा करना है ना, तो मैं उनको प्यार से बोलता हूँ ठीक है मम्मा ऐसा करना, ठीक है पापा ऐसा करना है। फिर मैं 5 दिन बाद समझाता हूँ कि ये नहीं करना है, वो मान जाते हैं। लेकिन तो मैंने देखा है कि वो रिगार्ड है ना, अब मेरे नेचुरल वो भाव में आ गया है कि भाई मम्मी पापा की बात टालनी नहीं है। अब नितिन जैन सर, सेठा सर बड़े हैं, मैं एज ए ब्रदर देखता हूँ उनको कि अरे बड़े भाई हैं, है ना, तो मतलब बड़े भाई के साथ आप कैसे बिहेव करोगे वैसा बिहेव मैं करता हूँ। सर वो राम जी ने भी तो यही किया था कि जब माता पिता की आज्ञा थी, वो भी उनकी सौतेली माता थी, कैकेयी माता, और उनके और जो दशरथ जी थे उनके आज्ञा पे ही, उनके आदेश पे वो चले गए, उन्होंने वनवास ले लिया। बिल्कुल सही बात है। वही कहीं ना कहीं वही बात है। ठीक है सर, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे लगता है पॉडकास्ट बहुत सारे आगामी टीचर्स को इंस्पायर करेगा, और टीचर्स आप भी जो भी इसको देख रहे हैं प्लीज़ हमें बताइए कि आपको इस पॉडकास्ट से क्या सीखने को मिला, और MS चौहान सर से और भी कुछ आप पूछना चाहते हो कमेंट से पूछ सकते हो। मेरे को मौका मिलेगा तो मैं दोबारा सर से समय लेके एक और आपके लिए पॉडकास्ट करूँगा। दोबारा मिलते हैं सर आपसे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।